अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में हम करेंगे फिजिक्स क्लास 10 यूनिट 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कैन यू टेल का सलूशन, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सलूशन, एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का सलूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन का सलूशन, ऑल इन वन वीडियो। तमाम चीजों का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। काइंडली आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और डायरेक्ट वो चीज सीख लें जो आप चीज सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखकर आपको इस चैप्टर की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। शुरू करते हैं कैन यू टेल नंबर 1 से। अ मेटल प्लेट इज कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर। ये एक मेटल प्लेट है, ये किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट है और ये कंडक्टर ग्राउंड हुआ है विया स्विच। एक स्विच के जरिए इस कंडक्टर को हमने ग्राउंड किया गया है थ्रू अ स्विच। द स्विच इज इनिशियली क्लोज। यहाँ पे स्विच ओपन नजर आ रहा है, तो इनिशियली जो स्विच है वो क्लोज है और एक चार्ज पॉजिटिव क्यू वो हम इसके करीब लेके आए हैं इस प्लेट के विदाउट टचिंग इट। इसको टच नहीं किया लेकिन पॉजिटिव चार्ज हम इसके करीब लेके आए हैं और उसके बाद हमने स्विच को ओपन कर दिया है। ये स्विच हमारा ओपन हो गया। जब इसको हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस प्लेट के करीब लेके आए हैं तो इस स्विच को हमने ओपन कर दिया है। आफ्टर द स्विच इज ओपन, जैसे ही हमने स्विच ओपन किया हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहां से रिमूव कर लिया। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्लेट देन? जब पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम यहां से रिमूव कर लिया तो उसके बाद प्लेट पे कौन सा चार्ज होगा? इनिशियल स्टेट इसकी क्या थी? मेटल प्लेट ग्राउंड थी विया क्लोज स्विच। ये मेटल प्लेट को हमने ग्राउंड किया था क्लोज स्विच और ये स्विच यहाँ पे क्लोज था, यानी कि यहाँ तार ये वायर आपस में कनेक्ट थी। तो नेट चार्ज जो प्लेट के ऊपर था वो 0 था। फिर हम पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके आए और स्विच क्लोज था, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर होने की वजह से ग्राउंड सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन और प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज हम लेके आएंगे तो ग्राउंड नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेगा। इस तरह हमारे पास प्लेट पे सारी जगह आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ लेके आएंगे तो इसके इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने स्विच को ओपन कर दिया तो प्लेट आइसोलेट हो गई। यहाँ देख सकते हैं, अब हमने स्विच को ओपन कर दिया तो प्लेट आइसोलेट हो गई। प्लेट आइसोलेट होने के बाद भी प्लेट पे जो नेट चार्ज ट्रैप रहेगा वो नेगेटिव ही होगा, वो इज इक्वल टू होगा नेगेटिव क्यू। तो प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज ट्रैप हो जाएगा। उसके बाद हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो प्लेट आइसोलेट हो गई। नो चार्ज ट्रांसफर, अब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो नेट चार्ज अनचेंज रहेगा। जो पहले चार्ज था अब प्लेट पे वही चार्ज रहेगा और पहले नेगेटिव क्यू चार्ज था अब भी उसके ऊपर नेगेटिव क्यू ही चार्ज रहेगा। इनिशियल ग्राउंडेड स्टेट पे चार्ज प्लेट पे 0 था और प्लेट हमारी ग्राउंडेड थी। जब पॉजिटिव क्यू चार्ज करीब लेके आए तो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो ग्राउंडेड थी। फिर हमने प्लेट को आइसोलेट कर दिया और स्विच को ओपन कर दिया तो प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। क्यू को हम रिमूव भी करेंगे तो प्लेट पे नेगेटिव क्यू ही चार्ज रहेगा। प्लेट पे जो चार्ज इंड्यूस होगा क्यू इंड्यूस वो नेगेटिव क्यू के इक्वल होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन फॉर द आइसोलेटेड कंडक्टर, फाइनल चार्ज वही होगा जो आइसोलेटेड चार्ज था, जो इंड्यूस चार्ज था वो था माइनस क्यू। तो हमारा सोल्यूशन होगा प्लेट ग्राउंडेड थी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड। तो जब हम चार्ज को प्लस को यहाँ करीब लेके आएंगे तो माइनस क्यू चार्ज मेंटेन होगा 0 पोटेंशियल पे। उसके बाद हमने स्विच को यहाँ पे देखें वो ओपन कर दिया तो प्लेट आइसोलेट हो गई लेकिन माइनस क्यू चार्ज उस पर ट्रैप रहेगा। जब पॉजिटिव क्यू चार्ज को हम यहाँ रिमूव कर देंगे तो प्लेट दोबारा आइसोलेट हो जाएगी। नो पाथ फॉर चार्ज ट्रांसफर इस पे, क्योंकि उस वक्त नेगेटिव चार्ज आ चुका था और ये स्विच ओपन था तो चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं था। इस वजह से जो नेट चार्ज था वो अनचेंज रहेगा और वो माइनस क्यू ही रहेगा। तो फाइनल आंसर होगा चार्ज ऑन द प्लेट आफ्टर रिमूविंग पॉजिटिव क्यू इज नेगेटिव क्यू। जब हम ग्राउंडिंग करते हैं तो चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है और जब हम इसके करीब पॉजिटिव क्यू चार्ज लेके आते हैं तो इसकी प्लेट के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज रिड्यूस हो जाता है। और जब हम आइसोलेशन दे देते हैं तो उसके ऊपर ओपनिंग द स्विच, जब हम स्विच को ओपन कर दिया और आइसोलेशन दे दी तो ये नेगेटिव क्यू चार्ज इसके ऊपर लॉक हो जाएगा, इसमें स्टे कर जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन, अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज को रिमूव भी कर दें तो इसका नेगेटिव क्यू चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव क्यू डज नॉट ऑल्टर नेट चार्ज इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ग्राउंडिंग को देख लेते हैं। व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, जब कंडक्टर को हम ग्राउंड किया इट्स पोटेंशियल इज फिक्स्ड एट 0, उसका पोटेंशियल अब 0 हो गया। एंड चार्ज कैन फ्लो टू एंड फ्रॉम द ग्राउंड, ये इस यहाँ से चार्ज ग्राउंड की तरफ भी जा सकता है और ग्राउंड से इसकी तरफ भी जा सकता है। टू मेंटेन दिस 0 पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए चार्ज फ्लो करेगा दोनों डायरेक्शन में। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है? ब्रिंगिंग अ चार्ज नियर द कंडक्टर इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज। जब हम इस पॉजिटिव क्यू चार्ज को इससे करीब लेके आएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि जब किसी चार्ज को एक
अनचार्ज मेटल पीस के पास लेके आते हैं तो उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज लाने से इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट चार्ज ऑन इट सरफेस। चार्ज कंजर्वेशन क्या है? वंस आइसोलेटेड, जब इस पे दोबारा ओपन करेंगे तो ये आइसोलेट हो गया, तो नेट चार्ज ऑन कंडक्टर ही रिमेन रहेगा। इस पे जो चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो चुका है वो इसके ऊपर ही रहेगा, अनलेस अल्टर बाय एक्सटर्नल करंट, जब तक कोई एक्सटर्नल करंट इस पे इफेक्ट ना करे इसका नेगेटिव चार्ज इस पे स्टे रहेगा। तो ये हमारा डिटेल सोल्यूशन था कैन यू टेल का, और साथ में ये की पॉइंट हाईलाइटेड थे जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कैन यू टेल नंबर 2, वाई ऑन ड्राई डेज, खुश्क दिनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मच मोर नोटिसेबल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा नोटिसेबल होती है एज कंपेयर टू ह्यूमिड, जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, या रेनी डे में। रेनी डे और ह्यूमिड डे के मुकाबले में ड्राई डे में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नोटिसेबल होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन सरफेस विया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप कर देती है सरफेसिस के ऊपर। और जो ह्यूमिडिटी होती है, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर इन एयर, वो अफेक्ट करता है चार्ज की डेसिपेशन को। तो अगर ड्राई डे होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल लो होगा, ह्यूमिडिटी लेवल लो होगा तो एयर की कंडक्टिविटी क्या होगी? वो पुअर इंसुलेटर होगा, तो चार्ज की डेसिपेशन स्लो हो जाएगी और चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। और अगर ह्यूमिड डे होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल हाई होगी तो एयर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो चार्ज डेसिपेशन जो होगी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, तो चार्ज की लीकेज होगी, चार्ज बिल्डअप नहीं होगा। अगर रेनी डे होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तो एयर बहुत अच्छा कंडक्टर होगी, तो चार्ज का जाया होना, लॉस होना बहुत फास्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कोई चार्ज बिल्डअप नहीं होगा। एयर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट प्लस के डॉट एच। जिस सिग्मा नॉट है कंडक्टिविटी ऑफ ड्राई एयर, के है कांस्टेंट और एच है ह्यूमिडिटी लेवल। तो चार्ज के रेट यानी कि चार्ज लॉस होने का रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। तो अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी, अगर ह्यूमिडिटी एच हमारा शो कर रहा है ह्यूमिडिटी को, ह्यूमिडिटी हाई होगी तो जो चार्ज है वो फास्टर डिके होगा, फास्टर लॉस होगा, तेजी से लॉस हो जाएगा, तो वो बिल्डअप नहीं हो सकेगा। इसलिए ह्यूमिड डे में, रेनी डे में चार्ज बिल्डअप नहीं होता, बहुत फास्टली डिके होता है और बिल्डअप नहीं हो पाता और बहुत तेजी से डिके होकर वो लॉस हो जाता है। तो ड्राई डे होगा तो लो ह्यूमिडिटी होगी, तो एयर इज एन इंसुलेटर, एयर इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगी, तो चार्ज की डेसिपेशन नहीं होगी, चार्ज अकोमुलेट होगा, तो हम इजीली नोटिस कर सकते हैं स्टैटिक शॉक्स को या स्पार्क्स को। तो ड्राई डे में एयर इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगी तो ज्यादा चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डेसिपेट जाया नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए हम उसे इजीली नोटिस कर सकेंगे। इजीली नोटिस कैसे करेंगे? हमें शॉक लगेगा, हमें स्पार्क लगेगा। लेकिन ह्यूमिड डे में, रेनी डे में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल इन एयर वो एक्ट करेंगे कंडक्टर के तौर पे, तो चार्ज बहुत तेजी से लीक हो जाएगा, जाया हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अवे वेरी क्विकली। तो नो सिग्निफिकेंट बिल्डअप, चार्ज बिल्डअप नहीं होगा, तो इस वजह से हम उसे नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं एज अ चार्ज कैरियर, तो इंक्रीज कर देते हैं एयर की कंडक्टिविटी। चार्ज बिल्डअप होने के लिए हमें इंसुलेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि ड्राई एयर चाहिए जिसमें वाटर मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम हो या ना हो। डेसिपेशन, चार्ज को ज़ाया होने के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, वो पास प्रोवाइड कर देते हैं और चार्ज लॉस हो जाता है, लीक हो जाता है और चार्ज बाद में न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, जितनी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उतना ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बिल्डअप कम होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कम बिल्डअप होगी, तो हमसे कम नोटिस कर सकेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज मोर नोटिसेबल ऑन अ ड्राई डे बिकॉज लो ह्यूमिडिटी। ज्यादा नोटिसेबल क्यों होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि डे ड्राई होता है और उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होने से जो चार्ज की लीकेज होती है, चार्ज की डेसिपेशन होती है, वो कम हो जाती है। चार्ज की डेसिपेशन कम होने से चार्ज अलो हो जाता है टू अकोमोलेट, जगहों पे इकट्ठा हो जाता है और हम उसे नोटिस कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमिड और ड्रेनी डेज में वाटर इन एयर कंडक्टर एज अ कंडक्ट करता है चार्ज अवे, वाटर जो है एयर के अंदर वो चार्ज कंडक्ट करके हमसे दूर ले जाता है, इस वजह से स्टैटिक इफेक्ट्स हमारे बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। एक रबर रॉड को जब हम रब करते हैं फर के साथ, एक हमने रबर रॉड लिया, उसको फर के साथ हमने रब किया, फिर फर को फौरन किसी बल्ब के करीब ले जाते हैं, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के बल्ब के हम फौरन फर को उसके करीब ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप की लीड के ऊपर जो चार्ज आएगा उसका साइन क्या होगा? रबर रॉड को फर के साथ रब करने के मेथड को हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें रबर जो होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है फ्रॉम फर से, यानी कि फर से रबर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, इलेक्ट्रॉन फर से रबर के ऊपर मूव कर जाते हैं, जिससे हमारा रबर रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो हमारी फर होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, क्योंकि फर से इलेक्ट्रॉन मूव करके चले जाते हैं रबर रॉड के ऊपर। और जब हम इस नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड को करीब लेके जाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के, तो हम नेगेटिवली चार्ज रबर रॉड को
क्रीप लेके गए इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट साइड पे आ जाएगा, जो रबर रॉड के सामने साइड होगी इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोस्कोप की लीज पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब रबर रॉड को हम इलेक्ट्रोस्कोप पे करीब लेके गए तो इलेक्ट्रोस्कोप पे आया था पॉजिटिव चार्ज और लीज पे आया था नेगेटिव चार्ज। लेकिन एमसीक्यू में क्या किया कि फर को जब लेके जाएंगे हम इलेक्ट्रोस्कोप के करीब तो यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर पे तो आ गया था पॉजिटिव चार्ज, जब हमने रबर रॉड को फर से रब किया था तो फर पे आया था पॉजिटिव चार्ज। अब फर को जब हम लेके जाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप के करीब तो यहाँ पे फर के पास तो पॉजिटिव चार्ज फर इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी, जिससे लीज पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह फर के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्कोप के टॉप पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और लीज पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो द साइन ऑन द चार्ज ऑन द लीव द इलेक्ट्रोस्कोप कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन ए पॉजिटिव। तो सोल्यूशन देते हैं, रबर जो होगी वो रबर रॉड वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, फर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब फर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है से इलेक्ट्रोस्कोप के बल्ब के करीब लेके आएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करेगी नेगेटिव चार्ज ऑन द बल्ब, जो अट्रैक्ट करेगा फर के पॉजिटिव चार्ज को, जिससे लीज में डेवलप हो जाएगा उसका अपोजिट चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, और रिपेल होगा इलेक्ट्रॉन मूव टू द बल्ब। तो लीव जो हो जाएंगे उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से डिवर्ज हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज लीव रिपेल ईच अदर हो जाएंगे और डिवर्ज होंगे। तो इंड्यूस चार्ज सेपरेशन जो होगी क्यू लीव होगा पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो जो लीव पे चार्ज आया वो आएगा पॉजिटिव। एमसी नंबर 2 है, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को हम करीब लेके गए हैं किसी कंडक्टर के, ये देखें ये हमारा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसे किसी कंडक्टर के हम करीब लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है उसे हम किसी कंडक्टर के करीब लेके गए, तो नेगेटिव चार्ज को जब हम किसी कंडक्टर के करीब लेंगे तो उसकी वजह से उसके अपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपोजिट साइड को हमने ग्राउंड भी किया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड को हमने ग्राउंड कर दिया है, ये ग्राउंड किया हमने। तो किस किस्म का चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे बच जाएगा, जब नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी कंडक्टर के करीब लेके आएंगे तो वो अपोजिटली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा और उसके बैक साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब क्योंकि उसकी अपोजिट चार्ज को हमने ग्राउंड कर दिया है तो जितना नेगेटिव चार्ज है वो तो ग्राउंड में चला जाएगा और उस पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर जब पॉजिटिवली चार्ज वो बच जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, इंडक्शन में नेगेटिवली चार्ज वो रिपेल कर देगा इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, इलेक्ट्रॉन को दूर कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ ले आएगा। और नेगेटिव चार्ज में ग्राउंडिंग की हुई है, ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगी पाथ फॉर एसेस इलेक्ट्रॉन टू स्केप, जितने भी एसेस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हुए हैं वो तमाम के तमाम स्केप होके ग्राउंड में चले जाएंगे और स्क्रीन वाली साइड पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ग्राउंडिंग में जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा कि कंडक्टर के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास आएगा नेट पॉजिटिव चार्ज। एमसी नंबर 3 है, एक स्मॉल बॉल है उससे हमने सीलिंग के साथ हैंग किया है, वो किसी इंसुलेटिंग थ्रेड के साथ बांधी है। A ball is attracted to oppositely charged rod held near the ball और oppositely charged पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ ये बॉल है जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और ये बॉल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ दो ही सूरतों में अट्रैक्ट हो सकता है। नंबर 1, इसके ऊपर तमाम नेगेटिव चार्ज हो, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बॉल के ऊपर तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन तो होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अट्रैक्शन जो होती है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर बॉल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज बॉल अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। नंबर 2 के बॉल पे कोई चार्ज ही नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं बॉल पे कोई चार्ज नहीं था, तो जब पॉजिटिव चार्ज रॉड इसकी तरफ करीब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके इस एंड पे नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, सामने वाले चार्ज पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और अपोजिट एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि एज अ होल वो पहले न्यूट्रल था और जब हम इसे पॉजिटिव चार्ज करीब हुए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई जिस वजह से इसके इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, अपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिस वजह से बॉल पॉजिटिव चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा दूसरा करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूट्रल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि यहाँ तो बॉल पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ बॉल न्यूट्रल हो गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हुआ है जिस वजह से वो अट्रैक्ट हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज बॉल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज रॉड। अगर बॉल पे पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव तो रिपेल होते, फिर कोई अट्रैक्शन नहीं होती बल्कि ये तो रिपेल होते। इस वजह से ये पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। एमसी नंबर 4 है,
कि पॉजिटिव आयन कब बनता है। देखिए ये सोडियम था, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एटम गेन करते हैं, ये लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। तो नेट चार्ज ना एटम पे पहले जीरो होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयन तभी बनेगा जब एक न्यूट्रल एटम कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, अ न्यूट्रल एटम लूज इज इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ किया है और वो पॉजिटिव आयन बन गया। आंसर नंबर 5 है, एक चार्ज रॉड को हम करीब लेके आए किसी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट के, तो वो रिपेल हो गया रॉड से। तो हमसे क्या चीज़ कंक्लूड करेंगे। तो रिपल्शन तब होती है कि दोनों पे सेम चार्ज हो। लेट्स सपोज रॉड पे अगर नेगेटिव चार्ज था और सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पे भी नेगेटिव चार्ज था तो रिपेल होंगे। रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज था और सस्पेंडेड पे भी पॉजिटिव चार्ज था तब भी वो रिपेल होंगे। तो हमेशा लाइक चार्ज जो होते हैं ठीक, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हमेशा अट्रैक्शन होती है, वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, रिपल्शन होती नहीं है। रिपल्शन सिर्फ उसी सूरत में होती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ सेम साइन हो, सेम चार्ज हो। जितने भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, वो रिपेल नहीं होते। अपोजिट साइन चार्जेज के पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि चार्ज विद सेम साइन। एक चार्ज रॉड है, उस पर जो भी चार्ज होगा सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट पे भी वही सेम चार्ज होगा। तो दोनों पे अगर सेम चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे पास दो लाइट वेट मेटल स्फेयर है। हमारे पास एक मेटल सरफेस है हैंगिंग फ्रॉम द इंसुलेटिंग नाइलॉन, वो किसी नाइलॉन के साथ हैंग हो रहे हैं, लटक रहे हैं। वन ऑफ द स्फेयर इज नेट नेगेटिव चार्ज। अब एक स्फेयर ये था, एक स्फेयर ये था, तो एक स्फेयर के ऊपर से नेगेटिव चार्ज था। हमें दोनों सरफेस अलाउ किया वो एक दूसरे को टच करें। जब ये जाके इसी तरफ टच करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो टच होने के बाद दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वंस दे टच विल द टू स्फेयर, जैसे ही वो दोनों टच करेंगे दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे को वो रिपेल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनिशियली स्फेयर 1 पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था और सरफेस 2 पे कोई चार्ज नहीं था। जब हमने टच किया तो आधा चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया। लेट को यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज थे तो 3 नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गए, 3 नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गए। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी सेम है जो है -q/2। दोनों में नेगेटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा होगा रिपेल ईच अदर बिकॉज सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एमसीक्यू नंबर 7 है, एक नेगेटिवली पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली टुवर्ड द स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्टली मूव कर रहा है स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन नेगेटिव पॉइंट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट एज इट मूव। कौन से एस्पेक्ट इस पे कांस्टेंट रहेंगे जब ये मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिवली प्लेट। हमें मालूम है कोलम लॉ होता है, फोर्स जो होती है वो इक्वल टू होती है कांस्टेंट के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। तो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी तरफ होती है। तो नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली होगी टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। मोशन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो जो हमारी डायरेक्शन होगी हमेशा कांस्टेंट होगी। हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन डिस्टेंस पे हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा इसका मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कांस्टेंट नहीं होगी, फोर्स जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमारा ऑप्शन ठीक नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्शन, कि डायरेक्शन हमेशा उसकी स्टेट रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे करीब आता जाएगा उसकी फोर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो फोर्स रेडियस के या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन स्ट्रेट रहेगी। एमसी नंबर 8 है, टू बी सेफ ड्यूरिंग द लाइटिंग स्टॉर्म इट इज़ बेस्ट टू। कोई लाइटिंग स्टॉर्म है, मतलब आप किसी गाड़ी के अंदर है तो आप पे गाड़ी पे बिजली गिर जाती है तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो फ्राइडे केज इफेक्ट क्या होते हैं, एनक्लोज मेटल स्ट्रक्चर जो होता है वो शील्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये मेटल का स्ट्रक्चर की कार है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करेगी। तो लाइटिंग प्रेफर करती है टॉल ऑब्जेक्ट और कंडक्टर। जो टॉल ऑब्जेक्ट हैं वो तो आप तो गाड़ी के अंदर है तो लाइटिंग आपकी गाड़ी के ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर नहीं गिरेगी, ठीक ना। तो अगर आप मेटल कार में है तो मेटल कार ऐड करेगी एज अ फ्राइडे केज। तो लाइटिंग करंट फ्लो टू द अराउंड
ऑक्यूपेंट्स, वो ऑक्यूपेंट को टच किए बगैर एक इर्द गिर्द से हो के ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इनसाइड द मेटल कार ही रहें, जितनी लाइट है वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारी जान बच जाएगी। दूसरे ऑप्शन है कि ओपन विंडो, ये हाई रिस्क है, ये टारगेट पॉइंट हो जाएगा। टाल ट्री, लाइटिंग टारगेट हो सकते हैं। मेटल टावर, डायरेक्ट स्ट्राइक रिस्क है कि लाइट उस पर गिरेगी। अगर गाड़ी के अंदर रहेंगे तो आपकी जान सेव रहेगी। तो मिडल ऑफ ग्रासी विंडो में नहीं जाना चाहिए, टॉल ट्री में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आग लग सकती है। टावर के करीब तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इनसाइड द मेटल कार रहेंगे, उसमें रहेंगे। अगर उस पर बिजली गिरी भी तो वो ग्राउंड हो जाएगी, तो ऑक्यूपेंट की जान बच जाएगी। आंसर नंबर 9 है, किस वजह से, क्या कॉज है बिहाइंड कि लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर मूव कर जाते हैं। मूव अपार्ट व्हेन चार्ज, जब चार्ज होते हैं तो एक दूसरे से मूव कर जाते हैं। तो ये चार्ज होता है वो इक्वली स्प्रेड होता है लीव पे, और जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी हम किसी चार्ज रॉड को करीब लेके आते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, उसका अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है लीव पे। तो चार्ज फ्लो करता है लीव, तो बोथ लीव एक्वायर करते हैं सेम चार्ज और सेम काइंड ऑफ चार्ज। सेम काइंड ऑफ चार्ज से लाइक चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लीव मूव हो जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट हमारा ऑप्शन होगा रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस, ऑप्शन नंबर बी कि लाइक चार्जेस की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप के लीव हैं वो रिपेल करते हैं। आंसर नंबर 10 है, कोरोना डिस्चार्ज इज मोस्ट लिकली टू बी अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के जो शार्प पॉइंट होते हैं वहाँ पे कोरोना चार्ज मोस्टली अकर होता है। इसे रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्गर एट शॉर्ट पॉइंट होती है क्योंकि वहाँ पे रेडियस कम होता है। हाई फील्ड स्ट्रेंथ एयर को आयनाइज कर देती है और जिससे कोरोना डिस्चार्ज पैदा होता है। सोल्यूशन देखते हैं, चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो आयनाइज हो जाती है। फ्लैट और स्मूथ सरफेसेस पे लो फील्ड स्ट्रेंथ होती है और इंसुलेटेड एरिया पे तो कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करता। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा चार्ज पॉइंट शार्प पॉइंट पे। तो शार्प पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और वो एयर को आयनाइज कर देती है, तो वहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज अकर हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आंसर नंबर 11 है, लिस्ट नंबर फिगर टिपिकली किस तरह नजर आते हैं। ये लिस्ट नंबर फिगर आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न है, टहनी जा रही हैं उसके ट्री की ब्रांचेज निकली हैं, इस तरह का पैटर्न नजर आता है हमें लिस्ट नंबर फिगर में। की को सब देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, डिस्चार्जेस फ्लो पाथ ऑफ लीस्ट डिस्टेंस। चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होने के बाद या सबसे कम डिस्टेंस होती है उस तरफ वो पाथ को फ्लो करता है। तो फ्रैक्टल पैटर्न इस वजह से आता है कि उसकी ब्रांचेज निकलती हैं ड्यू टू आयनाइज चैनल, क्योंकि वहाँ पे चैनल जो हो रहा होता है आयनाइज होता है, तो उस वजह से ब्रांचेज निकल रही होती हैं। तो इसे कहते हैं फॉर्मेशन कि हाई वोल्टेज डिस्चार्ज क्रिएट करता है ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न, ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न इन इंसुलेटिंग एयर में, इंसुलेटर में या एयर में। एग्जांपल ले सकते हैं लाइटनिंग स्केयर, एक्राइलिक डिस्चार्ज, उसमें भी ऐसे हमारा लिंटरबर्ग फिगर की तरह डिस्चार्ज ट्री लाइक पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रांचिंग ट्री लाइक पैटर्न्स। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस का आंसर दें। इन योर नोटबुक, हम अपनी नोटबुक में दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। हमने ये दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये ब्राउन वाली लाइन एक पॉजिटिव लाइन और एक नेगेटिव लाइन, ठीक। टू पैरेलल रिप्रेजेंटिंग द मेटल प्लेट्स, और ये पॉजिटिव वाली ब्राउन लाइन और ये नेगेटिव वाली ब्राउन लाइन ये मेटल प्लेट को रिप्रेजेंट करती हैं। वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो ड्रॉ करेंगे टू हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटल प्लेट, जो मेटल प्लेट को रिप्रेजेंट करेंगी, और फिर लेबल कर देंगे एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव। उसके बाद हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल के यूनिफॉर्मली नेगेटिव की तरफ जाएगी तमाम पैरेलल लाइन में, और एट दी एंड में ये थोड़ा सा बल्ज होगी, बाहर निकल रही बल्ज होंगी। ऐड करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से प्लेट से निकल के नेगेटिव में जाएंगी, उसको ऐड करेंगे। स्ट्रेट एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो साथ में एरो डाल देंगे जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉइंट करेंगे। हमारा क्वेश्चन भी है 8 नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंटली अराउंड द सर्कल। ये 8 नेगेटिवली चार्ज हैं जो सर्कल के इक्वली अप डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। तो हम ये लाइन पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन अराउंड एंड विद इन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी ड्यू टू सिमेट्रिक कैंसिलेशन ऑफ ऑल चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, अपोजिट नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की फील्ड को कैंसिल करेंगे और सर्कल के अंदर कोई भी नेगेटिव फील्ड नहीं होगी।
लेकिन आउटसाइड द सर्कल, अगर आउटसाइड द सर्कल देखेंगे तो रेडियली इनवर्ड फील्ड आएगी, तमाम नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड माइनस की तरफ फील्ड जा रही होगी, क्योंकि सिर्फ चार्ज में नेगेटिव है तो नेगेटिव में फील्ड दाखिल होती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड निकलती है और नेगेटिव में फील्ड दाखिल होती है। लेकिन नियर द चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फील्ड डिसऑर्टेड हो जाएगी ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज, जो स्ट्रॉन्गर होगी नियर टू द ई चार्ज। जैसे यहाँ पे डायग्राम देखते हैं हम कि यहाँ पे देखें चार्ज के करीब तो हमारी फील्ड स्ट्रांग होगी, लेकिन जैसे ही चार्ज से दूर जाएगी और हमारे पास अगर कोई करीब में कोई चार्ज हो तो यहाँ से फील्ड थोड़ी डिसऑर्ट हुई है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव में दाखिल होगी, अगर नेगेटिव होगा तो दोनों की फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगी और डिसऑर्टेड फील्ड बनेगी। और फार्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है फॉर नेगेटिव चार्ज E इज इक्वल टू माइनस के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ये आर हमारा यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को शो करता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज इनवर्ड में जा रही होगी। लेकिन सेंटर में सिमेट्रिक कैंसलेशन इन द सेंटर, क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर में कोई फील्ड नहीं होती कोई, तो ये सेंटर में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है जीरो, क्योंकि वेक्टर से हम जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास जीरो। नेक्स्ट एक्सप्लेन करें हाउ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू मॉडल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कोएक्सियल केबल। ये हमने कोएक्सियल केबल ले लिया है, कोएक्सियल केबल में नीचे हमारी ये करंट कैरिंग है, ये हमारी इंसुलेशन वायर है। तो कोएक्सियल केबल के स्ट्रक्चर में हम ले लेते हैं इनर कंडक्टर, वो पॉजिटिव वायर है। इनर कंडक्टर अगर पॉजिटिव वायर है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव से फील्ड निकल के बाहर नेगेटिव फील्ड की तरफ रीजन की तरफ जाएगी। तो ये हमारा अंदर वाला जो है हम इसे पॉजिटिव साइन दे देते हैं और बाहर वाले को हम दे देते हैं नेगेटिव साइन, तो फील्ड पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ रीजन की तरफ जाएगी। तो आउटर सिलेंडर कंडक्टर को हमने ग्राउंडेड किया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज दिया है। तो हमारा जो आउटर सिलेंडर है इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है, यानी इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है रेड कलर में। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमिलरिटी देते हैं सर्कल ऑफ नेगेटिव चार्ज मॉडल ऑफ आउटर कंडक्टर। अगर पॉजिटिव चार्ज हम सेंटर में प्लेस करेंगे तो फील्ड बिटवीन सेंटर एंड सर्कल वो बिकम हो जाएगी, जैसे फार्मूला मालूम है E इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर ओवर आर है, तो मैच रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड द कोएक्सियल केबल। तो ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो डिस्क्रीट नेगेटिव चार्जेस अप्रोक्सीमेट करेंगे कंटिन्यूस सिलेंड्रिकल कंडक्टर व्हेन द चार्ज काउंट इज लार्ज। तो कंटिन्यूस ये सर्कल बनेंगे और जो भी चार्ज है वो इस कोएक्सियल केबल में इसके थ्रू कंटिन्यूसली मूव करेगा और कंटिन्यूसली इस तरह के बहुत सारे सर्कल बनेंगे। एग्जाम्पल दे देते हैं, कोएक्सियल केबल है, अगर इनर कंडक्टर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, हाइपोथेटिकल ले लें या एग्जैक्ट ले लें कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है और आउटर कंडक्टर पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो यूनिफॉर्म रेडियल फील्ड बनेगी जो हमारी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रही होगी। क्वेश्चन शो है फिगर शो द सोर्सेज ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। ये टू चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे फिगर शो कर रही है। व्हाट इज द साइन ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। साइन ऑफ चार्ज ऑफ ईच प्लेट क्या होगा। देखिए हमें मालूम है कि जो फील्ड है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ जाती है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो यहाँ से फील्ड हमारी निकल रही है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जिसमें फील्ड दाखिल हो रही है वो नेगेटिव चार्ज है। तो राइट पार्टिकल जो है हमारा वो पॉजिटिव क्यू है, राइट पार्टिकल ये हमारा पॉजिटिव क्यू होगा और जो इसमें से फील्ड आउटवर्ड जा रही है, और लेफ्ट पार्टिकल हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें फील्ड इनवर्ड जा रही है। तो जैसे अब इसी डायरेक्शन में देखें, अगर इसको देखें तो हमारा लेफ्ट पार्टिकल पॉजिटिव है और राइट पार्टिकल नेगेटिव है, तो यहाँ से फील्ड निकल के इसमें जा रही है। लेकिन इसमें हमारा ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, क्योंकि इसमें से फील्ड निकल रही है और इसमें जा रही है। सेकंड, इन विच रीजन ABCD इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकेस्ट। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज से देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो दूर आ रहा है वो यहाँ पॉइंट डी पे आ रहा है, ये हमारा पॉइंट डी है, डी पे आ रहा है। तो वीकेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फील्ड रीजन डी पे, क्योंकि ये इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, चार्ज से रेडियस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी बहुत ही कम होगी। तो हमारा जो डी रीजन होगा वो फारदस्ट होगा फ्रॉम बोथ चार्जेस। ये जो डी पॉइंट है ये हमारा ये सबसे दूर होगा इस हमारे पॉजिटिव चार्ज से भी और नेगेटिव चार्ज से भी। वेक्टर कैंसिलेशन देखते हैं कि फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू पार्शली अपोज करेगी ईच अदर ई रीजन डी पे। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर R1 आपका 10 है और R पॉजिटिव आपका 10 है और R नेगेटिव आपका 12 मीटर है, यानी कि अगर आपका यहाँ से 10 है और माइनस से 12 है, अज्यूम कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0.0031 के क्यू होगी, वो के क्यू हमारा कोई चार्ज है। तो वीकर देन द नियर चार्ज, जो करीब चार्ज होगा उससे बहुत करीब होगा। पार्ट ये, इन विच रीजन ABCD द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होती है जो चार्ज के बिल्कुल करीब हो। अब स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड निकालेंगे, ये देखिए ए पॉइंट हमारे चार्ज A और B के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है और बिल्कुल करीब है। हमारा कोई भी पॉइंट A हो या B हो जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा, ठीक है ना,
जिनका डिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे होगा। अभी पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ए पॉइंट भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। यहाँ पे ए भी ले सकते हैं और ये पॉइंट आप बी भी ले सकते हैं, जिसका डिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा करीब लग रहा है और दोनों के दरमियान में लग रहे हैं। वो हमारा वो रीजन होगा जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर रीजन ए है, ए सबसे करीब है, तो क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस आर कम होगा दोनों चार्जेस से, उतनी ही स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड होगी। तो अगर बी लेट्स सपोज हमारा मिड पॉइंट पे था, तो मिड पॉइंट में हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। लेट्स सपोज हमारी ये डायग्राम है और डायग्राम में हमारे पास बी पॉइंट यहाँ पे सेंटर में है। लेट्स सपोज बी पॉइंट हमारा यहाँ पे सेंटर में है या यहाँ पे सेंटर में है, देन बी पे हमारी मैक्सिमम फील्ड होगी। अब बी से थोड़ा सा ए हट के है तो ए पे हमारी मैक्सिमम फील्ड होगी। तो वो रीजन जहाँ पे हमारे डिस्टेंस बहुत कम हो और दोनों चार्जेस अगर वो दरमियान में हो, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी। ये हमारी की पॉइंट समरी। अब हम शेयर करेंगे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है बिटवीन चार्ज एंड मैस जब मेटल बिकम हो चार्ज, एंड असेस वेदर द मैस चेंज इट्स सिग्निफिकेंट। तो हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन चार्ज एंड मैस इन चार्ज मेटल में। जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज कंजर्वेशन में नेट चार्ज Q इज इक्वल टू NE होगा, और E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। इसको हम एलिमेंटरी चार्ज भी कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट चार्ज जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू NE। मैस चेंज का फार्मूला होगा डेल्टा M, जो इक्वल होगा N डॉट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से N की वैल्यू आएगी Q ओवर E। तो N की जगह हम पुट कर देंगे Q और E, और साथ में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग प्रोसेस में है कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसका थोड़ा सा मैस इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और उसका थोड़ा सा मैस, एक इलेक्ट्रॉन का जो मैस है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना मैस उसका डिक्रीज हो जाएगा। अब मैस चेंज कैलकुलेशन करेंगे। जैसे चार्ज है हमारे पास Q 1 कोलम, तो 1 कोलम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। जैसे हम जानते हैं कि फंडामेंटल चार्ज, द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज होता है। इसलिए n निकालने के लिए 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ये आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कि इतने इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1 कोलम चार्ज के इक्वल होगा। और जैसे हमारा डेल्टा एम का फार्मूला होता था NME, और n हमारे पास है 6.25 इंटू 10⁻18, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसे 9.1 इंटू 10⁻31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी 5.69 इंटू 10⁻12 kg। तो ये हमारा तकरीबन आंसर आ रहा है 5.7 नैनोग्राम। और इतना थोड़ा डेल्टा m ये अनडिटेक्टेबल है बगैर किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के। और गेन इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हमारे तब्दील नहीं हुए, क्योंकि वो न्यूक्लियस में बॉन्डेड है। इसलिए जो बहुत थोड़ा मैस में तब्दीली आ रही है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो अनडिटेक्टेबल रह जाता है। तो आयनाइजेशन प्रोसेस में, चार्जिंग प्रोसेस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें न्यूक्लियस में कोई तब्दीली वाकया नहीं होती। और मैस का जो चार्ज मैस है वो डेल्टा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, और जो डेल्टा एम की वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या गेम होने से वो बहुत स्मॉल होगी और नियरली अनडिटेक्टेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू ग्राउंडिंग सिस्टम प्रिवेंट स्टैटिक बिल्डअप इन फ्यूल ट्रक्स। फ्यूल ट्रक में अगर ग्राउंडिंग की जाए तो कैसे स्टैटिक बिल्डअप को हम, स्टैटिक चार्ज जो इस पे बिल्डअप होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द डेंजर विदाउट ग्राउंडिंग, अगर हम इसकी ग्राउंडिंग ना करें तो इसमें क्या नुकसान है। जैसे हम जानते हैं कि स्टैटिक जनरेशन, जब हम फ्यूल फ्लो करता है, जब पेट्रोल पंप से फ्यूल फ्लो करता है या इसके अंदर कोई फ्यूल वाइब्रेट करेगा या फ्लो करेगा, हिलेगा, तो फ्यूल फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा। फ्रिक्शन की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। चार्ज का सेपरेट होना, पॉजिटिव चार्ज लैदा हो जाना, नेगेटिव चार्ज लैदा हो जाना, इसको हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राउंडिंग से क्या होता है, प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पावर टू अर्थ। लो रेजिस्टेंस पावर जो जाता है ग्राउंडिंग, यदि लो रेजिस्टेंस पावर अर्थ में चला जाता है, ठीक है ना, टू अर्थ, तो इससे चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं।
चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे चार्ज बिल्डअप का जो डेंजर है वो खत्म हो जाता है। अब डेंजर क्या है कि अगर ग्राउंडिंग ना करें, अगर ग्राउंडिंग नहीं की जाएगी तो चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, चार्ज बिल्डअप हो जाएगा तो स्पार्क पैदा होगा, स्पार्क पैदा होगा तो हमारे फ्यूल को आग लग जाएगी। स्पार्क जो होगा वो इग्नाइट कर देगा फ्यूल वेपर को। अगर उसे कहीं से 0.2 मिली जूल एनर्जी, थोड़ी सी भी इग्निशन, थोड़ा सा भी स्पार्क मिलेगा तो वो पूरे फ्यूल को आग लगा देगा। तो चार्ज बिल्डअप होने से स्पार्क पैदा हो सकता है, और स्पार्क पैदा होने से हमारे फ्यूल के जो वेपर्स हैं उनको आग लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड फ्लो हो रहा हो तो उससे 10 की पावर -5 कोलम पर सेकेंड इतना ज्यादा चार्ज बिल्डअप हो सकता है, और इस चार्ज बिल्डअप से स्पार्क पैदा हो सकता है, जिससे फ्यूल में आग लग सकती है। तो स्पार्क रिस्क में क्या है कि हाई वोल्टेज होंगे, क्यों होंगे? स्टैटिक बिल्डअप की वजह से। अगर चार्ज बिल्डअप होगा, वोल्टेज ज़्यादा पैदा होंगे तो फ्यूल वेपर इग्नाइट हो सकते हैं, उन्हें आग लग सकती है। तो अगर हम ग्राउंडिंग करेंगे तो सारा चार्ज हमारा ज़मीन में चला जाएगा और हमारे इग्निशन के, आग लगने के जो रिस्क हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, वाई डू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चार्ज इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? कि इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्यों ट्रांसफर करते हैं बामुकाबला इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में, एंड हाउ डज दिस अफेक्ट सर्किट? ये सर्किट को कैसे अफेक्ट करते हैं और डिवाइस के डिज़ाइन को कैसे अफेक्ट करते हैं? हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो इनका वेट बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में, दूसरा ये मूवेबल होते हैं, मोबाइल इन होते हैं, कंडक्टर में ये मूवेबल होते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में बॉन्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। इसको मूव कराने के लिए, तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना पड़ता है, तब ये मूव कर सकते हैं। सिंपल कंडक्टर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही एटम को छोड़ के चले जाते हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, ये इजीली एक्सेलरेट हो जाते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डीलोकलाइज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं मेटल में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही, और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान, सिर्फ मेटल्स में। फिर इम्पैक्ट ऑन डिजाइन देखते रहे। कन्वेंशनल करंट वो डिफाइन करता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में रिलाई ऑन इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट। सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस तमाम की तमाम रिलाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं और होल कैसे मूव कर रहे हैं, जिसकी एग्जांपल है डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। सेफ्टी में आप इंसुलेशन ले सकते हैं, इंसुलेशन अच्छी करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन की लीकेज रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है क्योंकि उनका मास कम होता है। सर्किट डिजाइन में हम कन्वेंशनल करंट में, हिस्टोरिकल कन्वेंशन है, कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट रहते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेमीकंडक्टर तो डिपेंड ही करता है कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन फ्लो, कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप्स में, कंप्यूटर में। इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो को मद्देनजर रखना हमारे सर्किट डिजाइन में, डिवाइस डिजाइन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू द न्यूट्रल वॉल? एक चार्ज बलून न्यूट्रल वॉल के साथ क्यों चिपक जाता है? ड्यू टू पोलराइजेशन। और कंपेयर करें इंटरेक्शन विद कंडक्टर वर्सेस एन इंसुलेटर। इसमें की कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन। चार्ज सेपरेशन इन न्यूट्रल मटेरियल इंक्लूड बाय एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड से चार्ज होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल फील्ड से पॉजिटिव चार्ज लैदा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज लैदा हो जाएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है अपोजिट इंसुलेटर पे और कंडक्टर्स पे। तो फोर्स कौन सी लगती है? अट्रैक्टिव फोर्स लगती है बिटवीन द चार्ज ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज बलून हमारा यहाँ से नेगेटिव चार्ज था और इसने ऑब्जेक्ट पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया। तो जब अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। इसमें इंड्यूस डायपोल मूवमेंट P बराबर होता है अल्फा E, जिसमें अल्फा हमारा है पोलराइजेबिलिटी। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन है इंसुलेटर। एग्जांपल ले लें वॉल। वॉल हमारी एक इंसुलेटर थी, तो इससे करीब जब कोई चार्ज बलून आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज इन एटम में मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाएंगे स्लाइटली, और बलून पे या नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, उसके अपोजिट एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल बलून हमारा अगर नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज वॉल को। अगर बलून हमारा यहाँ से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिवली चार्ज वॉल को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पे यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। तो पॉजिटिव वॉल और नेगेटिव बलून में अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, तो नेट अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। नंबर 2 कंडक्टर देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सरफेस
चार्ज सेपरेशन में, और स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी बट चार्ज में डेसिपेट क्विकली। या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, लेकिन जैसे ही अट्रैक्ट होंगे तो चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज कर देंगे और चार्ज फौरन डेसिपेट हो जाएंगे बहुत फास्टली। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बलून पे अगर चार्ज था -10⁻⁻, और ये डिस्टेंस था इसका 0.01 मीटर, तो फोर्स होता है हमें KQ/2D का स्क्वायर फॉर कंडक्टर, और इंसुलेटर के लिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है KQ² α/D⁵। एग्जाम्पल आप कोर्स में नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो की पॉइंट्स है हमारे पास, क्रिएट होगा टेम्पररी चार्ज इम्बैलेंस, बाउंड चार्ज होंगे और सस्टेन अट्रैक्शन होगी, और कंडक्टर में फ्री चार्ज होंगे, स्ट्रांग होंगे बट शॉर्ट लिव अट्रैक्शन होगी। तो समरी में नेगेटिव चार्ज बलून वॉल पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से जो बलून है वो स्टिक हो जाएगा टू द न्यूट्रल वॉल। पहले जो वॉल न्यूट्रल थी अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गई है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस देखते हैं। इंसुलेटर में चार्ज होंगे वो बहुत स्लाइटली शिफ्ट होंगे, नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगी, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन तो लाजमी होगी। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, सरफेस चार्ज सेपरेशन होगी, और इस सूरत में जो अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगी, लेकिन जैसे ही वो दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो चार्ज फौरन ही डेसिपेट हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों इंसुलेटर हैं, तो इंसुलेटर में नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन हुई है। नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन देखें, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा उसके मुकाबले में कम है, और नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया और दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये दोनों कंडक्टर होते, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते और जैसे ही टच करते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती, लेकिन फौरन ही वो न्यूट्रलाइज होके चार्ज हमारा डेसिपेट कर जाता। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव डिफरेंटली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E=F/Q, तो डायरेक्शन डिफाइन होती है बाय द फोर्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फील्ड चेक करना है तो यहाँ पे जो आप टेस्ट चार्ज लेंगे वो छोटा सा टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे और चेक करेंगे कि फील्ड कैसे मूव करती है। या फार्मूला था E=F/Q, तो F बराबर हो जाएगा QE। सोल्यूशन देते हैं पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में एक्सेलरेट होगा पैरेलल टू द E। अगर हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस फील्ड के अलोंग मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा पैरेलल टू द फील्ड ही। अगर यहाँ पे है तो इस फील्ड के अलोंग मूव करेगा। अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखें तो वो इस फील्ड के अलोंग मूव करेगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो चार्ज मूव करेगा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव से लोअर पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो अगर वही हम नेगेटिव चार्ज लें, या लेट्स सपोज यहाँ पे हम कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे का रिपेल करेगा, तो वो मूव करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी तो नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। लेट्स सपोज अगर हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था तो इसी फील्ड के पाथ में मूव करेगा अपोजिट, ये नेगेटिव से दूर जाएगा और ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ ऐसे जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा लोअर पोटेंशियल माइनस से मूव करेगा टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो CRT मॉनिटर में होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं टूवर्ड्स एनोड, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और CRT मॉनिटर की जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं टूवर्ड द पॉजिटिव एनोड। तो समरी में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा अलोंग द फील्ड, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा अपोजिट टू द फील्ड, और जो एनर्जी चेंज होगी डेल्टा U वो होगा Q डेल्टा V के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इन एप्लीकेशन लाइक कैपेसिटर। हमारे कैपेसिटर है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें या स्ट्रेंथ चेंज कर दें तो उससे उस पर क्या इफेक्ट आएंगे। जैसे हम जानते हैं उस कैपेसिटर का फार्मूला होता है C=Q/V, और एनर्जी के लिए फार्मूला यूज होता है 1/2CV², और फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है E=V/D फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है, इसमें नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज इसको हम होल्स कहते हैं। अब सोल्यूशन देखते हैं, फील्ड डायरेक्शन चेंज, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज साइक्लिकली तो ब्लॉक करता है DC को और पास होने देता है AC को। कैपेसिटर हर साइकिल में चार्ज होता है उसके बाद डिस्चार्ज होता है, इसका ये साइकिल चलता रहता है। तो AC अल्टरनेटिंग करंट में इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये DC को ब्लॉक कर देता है। जब DC हम इसे सप्लाई देते हैं तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। जब हम कैपेसिटर को DC सप्लाई देंगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा।
तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, जब हम एसी देते हैं, एसी देंगे तो जब यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पहले पॉजिटिवली ये चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और जब नेगेटिव साइकिल होगा तो पहले ये डिस्चार्ज होगा, फिर अपोजिटली चार्ज हो जाएगा। तो एसी में कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर उसे डिस्चार्ज हो जाता है। और अगर फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करें तो इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रिक ई, और ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। यानी कि जितनी ज़्यादा फील्ड हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी फील्ड की स्ट्रेंथ हम बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। जितनी ज़्यादा हम फील्ड बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर हम एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्सीड कर दें डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ से, तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। यानी हर कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कि उतनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर उसकी कैपेसिटी से हम एक्सीड कर दें, कितनी कैपेसिटी है वो डाई इलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ बताती है, उससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा कैपेसिटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसमें स्पार्क पैदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्यूनिंग करें सर्किट की तो हम कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस चेंज करने से उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तब्दील होती है। की पॉइंट देख सकते हैं कि एसी सर्किट में कैपेसिटर एक्ट करता है फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, और ब्रेक डाउन कर हमने बताया रिस्क क्या है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है डाई इलेक्ट्रिक पे। अगर डाई इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने जाएंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और स्पार्क हो जाएगा। तो एनर्जी जो है, स्टोर एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई स्क्वायर के। क्वेश्चन 7 है, कंपेयर करें इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, रेंज, फोर्सेस एंड एवेल्युएट करें सिचुएशन वेयर बोथ फील्ड अफेक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी स्ट्रेंथ, रेंज और फोर्सेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को कंपेयर करेंगे और वो सिचुएशन एवेल्युएट करें जहां पे ये दोनों फील्ड ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करती हैं। की कंसेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और सॉरी सेम चार्ज रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, उसका फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसमें तो हमेशा दोनों मैस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। रिपेल तब करेगी कि दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव हों या दोनों चार्जेस अगर नेगेटिव हों तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करती है। तो एक फर्क तो हमारा ये आ जाएगा। अगर हम दोनों फार्मूलों को डिवाइड करें तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ई की वैल्यू आ जाएगी के Q1 Q2 और एफ जी की वैल्यू आ जाएगी जी m1 m2। अब स्ट्रेंथ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होती है ग्रेविटेशनल फील्ड में। जैसे दो प्रोटॉन के दरमियान, दो पॉजिटिव प्रोटॉन के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो तकरीबन 10 की पावर 36 होती है, और रेंज बोथ की इनफाइनाइट होती है, दोनों इनफाइनाइट लेंथ तक अफेक्ट करते हैं। तो एफ जी डोमिनेट करती है लार्ज स्केल, बहुत बड़े बड़े स्केल के ऑब्जेक्ट है उन पे डोमिनेट करती है, और नो नेगेटिव मैस। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल देखा जाए तो mgh या mgd है। डी हम हाइट को कह रहे हैं, यहाँ पे आप h लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस QED। दोनों में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं। एक ऐसा सरफेस होती है जहां पे मूव करने में कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होता। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने यहाँ पे अर्थ बनाया हुआ है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज ले सकते हैं, जैसे वैन डी ग्रॉफ का चार्ज भी ले सकते हैं, कोई भी चार्ज ले सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है जिसमें फील्ड दाखिल हो रही है, और ये हमारा मैस है जिसमें ग्रेविटी उसको अपनी तरफ चीज़ों को खींच रही है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया हमने, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ मैस लिया तो मैस को बड़ा मैस, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिटली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देता। अब हम दोनों की को रेजिस्टेंस देखते हैं। एटम Fe होल्ड करती है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड होल्ड करती है इलेक्ट्रॉन को, और ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड करती है किसी निग्लिजिबल फोर्स है, लेकिन ये प्लैनेट्स और यूनिवर्स को होल्ड करती है। ठीक। और प्लानिटरी मॉडल पे देखा जाए, एटम के मॉडल पे देखा जाए तो Fe डोमिनेट कर जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करती है, और वहां पे Fg निग्लिजिबल है। लेकिन प्लानिटरी मॉडल को देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां डोमिनेट कर जाती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो वो न्यूट्रलिटी की तरफ चल जाती है। लेकिन प्लानिटरी मॉडल यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट कर जाती है। तो की पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है, डायरेक्शनल है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। ग्रेविटी डोमिनेट करती है बड़े स्केल पे, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम वगैरह पे। बहुत छोटे लेवल पे, ठीक है ना,
Fe इलेक्ट्रिक फोल्ड करती है और बहुत बड़े लेवल पे Fg डोमिनेट कर जाती है। छोटे स्केल पे इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है और बहुत बड़े स्केल पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स, प्लैनेट, स्टार आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे की अट्रैक्शन में घूम रहे होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशन फोर्स मच वीकर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटी रिपेल नहीं करती। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्ज, कि चार्ज के दरमियान मीडियम क्या है, मीडियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफेक्ट होती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। दो मैसेज के दरमियान क्या मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करती, उसने हमेशा अट्रैक्ट करना है, जितनी फोर्स की बनती है उसी से वो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन यहाँ मीडियम डालने से उसकी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन इंसुलेटर बी चार्ज बाय फ्रिक्शन? क्या इंसुलेटर को फ्रिक्शन से चार्ज किया जा सकता है और किस कंडीशन में, और इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है? इसमें की कंसेप्ट देते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में चार्ज मोबिलिटी होनी चाहिए, ये इंसुलेटर में लिमिटेड है। इंसुलेटर में चार्ज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ग्राउंडिंग एसेंशियल फॉर चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर के लिए ग्राउंडिंग भी जरूरी है। सोल्यूशन देखते हैं, इंडक्शन ऑन इंसुलेटर पॉसिबल विया ग्राउंडिंग, ब्रिंग चार्ज रॉड नियर द इंसुलेटर, उसे पोलराइजेशन हो जाएगी। फिर ग्राउंडिंग द इंसुलेटर, इंसुलेटर को दूसरे एंड से ग्राउंड करें तो चार्ज ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमूव करें ग्राउंड तो रॉड पे नेट चार्ज रिटेन रहेगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक नेगेटिव रॉड लाए हैं, उन्होंने न्यूट्रल को पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की है, तो नेगेटिव ने पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस कर दिए। अब हमने इसके सेकंड एंड को ग्राउंड किया है, तो ग्राउंड करने से सारा नेगेटिव चार्ज जमीन पे चला गया। जब नेगेटिव चार्ज सारा जमीन पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज जमीन पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है। उसके बाद हम ग्राउंड को कट कर देंगे, तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। अब जब रॉड को हटा भी देंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज रिटेन करेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग वायर आर पाई बर्डेड इन द अर्थ, इट्स सेड टू बी ग्राउंडिंग। जब किसी बॉल को हम कनेक्टिंग वायर और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो उस एंड का जो जितना भी चार्ज होता है वो जमीन में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने उस चार्ज को ग्राउंडेड कर दिया। और नेगेटिवली चार्ज रबड़ रॉड को जब अनचार्ज स्फीयर के इक्वल पास लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ये रबर रॉड इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस कर देगा, अपोजिट में नेगेटिव चार्ज होगा जिसे हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करके हम इस वायर को ब्रेक कर देंगे और फिर हम इसको भी हटा लेंगे, तो स्फीयर पे नेट पॉजिटिव चार्ज रिटेन रह जाएगा। तो अल्टरनेटिव मेथड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम चार्ज रबिंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, जब फ्रिक्शन से हम किसी चीज को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जैसे ग्लास और सिल्क को आप रब करें तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। थर्ड है कंडक्शन, कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दें चार पार्टिकल के साथ। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देंगे चार पार्टिकल के साथ तब भी वो चीज चार्ज हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चार्जिंग अ प्लास्टिक रॉड बाय रबिंग विद वूल। प्लास्टिक रॉड को जब हम वूल के साथ रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो की पॉइंट, ग्राउंडिंग के लिए हमें पोलराइजेशन चाहिए होती है। पहले हम इसकी पोलराइजेशन करेंगे, पॉजिटिव को लैदा करेंगे, नेगेटिव लैदा करेंगे, फिर ग्राउंडिंग करेंगे। फ्रिक्शन सिर्फ इंसुलेटर में की जा सकती है, फ्रिक्शन से चार्ज हम पैदा कर सकते हैं। और चार्ज रिटेंशन में इंसुलेटर जो होते हैं वो चार्ज को ज्यादा देर तक अपने अंदर होल्ड करके रख सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? कोरोना डिस्चार्ज क्या है अराउंड द कंडक्टर और स्पेशली इन शार्प पॉइंट्स। पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आयनाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिप कर देती है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप लैदा कर सकती है और फील्ड की जो कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के एट शार्प पॉइंट। इसका फार्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट टिप्स जो होती है शार्प पॉइंट के वो इज इक्वल होती है V/5R, जिसमें R हमारा रेडियस है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी शार्प पॉइंट पे तो वो एयर को वहां पे आयनाइज कर देगी, वहां पे प्लाज्मा ग्लो होगा, रोशनी पैदा होगी, ठीक है ना, और क्रिएट करेगी ऑइन विंड और ऑडियोबल हिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज अराउंड कंडक्टर स्पेशली एज शार्प पॉइंट, जिसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को आयनाइज कर देती है, प्लाज्मा ग्लो होता है, तो एक ऑइन विंड क्रिएट होती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लाइटिंग रॉड की टिप जिसके वोल्टेज हो
10⁶ वोल्ट, रेडियस हो 1 mm, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 2 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर होगी। असेस एयर ब्रेकडाउन, वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाएगी। एयर तकरीबन 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ब्रेकडाउन होगी। की पॉइंट देखते हैं, एयर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाते हैं इनटू आयंस एंड इलेक्ट्रॉन पे जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, जिस उसकी वजह से एयर आयनाइज हो जाती है। शार्प पॉइंट की वजह से इन्हेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। शार्प पॉइंट होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक डाउन होंगे और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिससे वो ग्लो भी पैदा होगा, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा ग्लो। ये हम यूज़ करते हैं फोटोकॉपियर में और ओजोन की जनरेशन में। ओजोन गैस को हम अर्थ पे भी कोरोना डिस्चार्ज की मदद से जनरेट कर सकते हैं। इससे फोटोकॉपियर मशीन में भी, क्योंकि कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पे भी ओजोन गैस पैदा होती है, इसलिए वहाँ पे फोटोकॉपी मशीन के पास आपको अजीब सी ओजोन की स्मेल भी फील होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेशन कॉज आयनाइजेशन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसंट्रेशन आयनाइजेशन कैसे क्रिएट करती है। व्हाट आर इट्स प्रैक्टिकल यूज और प्रॉब्लम, इसके प्रैक्टिकल यूज या इसकी प्रॉब्लम क्या है। की कॉन्सेप्ट देखते हैं, कहते हैं एवलांस इफेक्ट, कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाते हैं बाय ई कोलाइडिंग विद एटम, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं। फार्मूला देखते हैं कि ब्रेकडाउन जो होती है वो इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इंटीग्रल आप पढ़ेंगे एफएससी सेकेंड ईयर में जाके, तो फिलहाल आप इसको स्किप कर सकते हैं। सोल्यूशन देखते हैं कि आयनाइजेशन मैकेनिज्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मेगावोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो इन एयर, तो इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे कि वो आयनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, 3 मेगावोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो जाए, तो जितने भी हमारे एटम्स हैं वो इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे कि पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे। इसे यूजेज देखते हैं। लाइटिंग रॉड्स में यूज़ किया जाता है ताकि सेफ डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जा सके और हमारी बॉडी ये बिल्डिंग बच जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइटिंग रॉड हमने लगाया हुआ है, इससे जो बिजली आएगी वो लाइटिंग रॉड पे स्ट्राइक करेगी और ग्राउंड हो जाएगी और हमारी बिल्डिंग बच जाएगी। यहाँ पे टॉल बिल्डिंग में भी लाइटिंग रॉड यूज़ किया जाता है ताकि सेफ पास प्रोवाइड किया जाए और हमारी बिल्डिंग्स को बचाया जा सके। इसके अलावा स्पार्क प्लग में, बाइक्स में, गाड़ियों में फ्यूल को इग्नाइट जलाने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम देखते हैं पावर लॉस, कोरोना डिस्चार्ज इन हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन में कोरोना डिस्चार्ज होता है जिससे हमारी पावर लॉस हो जाती है। सेकंड, इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आर्सिंग पैदा होती है जिससे हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। की पॉइंट देख सकते हैं, एवलांस इफेक्ट होता है, इक्वी पोटेंशियल ग्रोथ होती है फ्री इलेक्ट्रॉन पे। जब बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अगर हम कंट्रोल आयनाइजेशन करें तो उसे इंडस्ट्री में हम बहुत पॉजिटिव यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, जैसे पावर लॉस है हाई वोल्टेज लाइन में, और दूसरी हमारी डिवाइसेस फेल हो जाती है। डिवाइसेस में अगर स्पार्क पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा तो हमारी डिवाइसेस फेल हो जाएगी। यहाँ पे भी आयनाइजेशन देख सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो हमारे जो एटम हैं वो न्यूक्लियस, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में लहदा सेपरेट हो जाते हैं, जिसको पॉजिटिवली यूज़ भी किया जा सकता है और उसके नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। क्वेश्चन 13 है कि व्हाट कॉज लिटनबर्ग फिगर टू फॉर्म आफ्टर लाइटिंग स्ट्राइक्स। लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से क्या कॉजेज होती हैं कि लिटनबर्ग फिगर बनती हैं। वाई डोंट दे ऑलवेज अपीयर, तो हमेशा अपीयर क्यों नहीं होती। की सेट देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, कंडक्टिव प्लाज्मा चैनल इन इंसुलेटिंग मटेरियल। जब बहुत ज़्यादा हाई लाइटिंग होती है तो हमारा जो प्लाज्मा डाई इलेक्ट्रिक है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कंडक्टिव प्लाज्मा चैनल पैदा हो जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल में। और दूसरा फ्रोज लाइटिंग, फ्रोजन लाइटिंग पैटर्न प्रिजर्व डिस्चार्ज पाथ। सोल्यूशन में से फॉर्मेशन देखते हैं कि बनते कैसे हैं। हाई वोल्टेज डिस्चार्ज होता है तो मटेरियल जो होता है वो आयनाइज हो जाता है, तो ब्रांचिंग ट्री लाइक पाथ को फॉलो करता है। तो ब्रांचिंग ट्री लाइक पाथ फॉलो करते हैं तो पाथ में चीजें बर्न हो जाती हैं इनटू द मटेरियल। एग्जांपल है वुड, एक्राइलिक। तो व्हाई नॉट ऑलवेज, व्हाई डोंट दे ऑलवेज अपीयर, हमेशा अपीयर क्यों नहीं होते। ये मटेरियल मेटल, इसको रिक्वायर्ड होती है इंसुलेटर। कंडक्टर डेसिपेट कर देता है चार्ज को, तो इसमें मटेरियल मैटर करता है। अगर इसको बनने के लिए हमें इंसुलेटर चाहिए, तो कंडक्टर तो चार्ज को डेसिपेट कर देगा। सेकेंड है एनर्जी थ्रेशोल्ड, अगर बहुत कम इनसुफिशिएंट वोल्टेज हो,
और या इंसुफिशेंट करंट हो तो कोई परमानेंट मार्क नहीं आता। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और बहुत ज़्यादा हाई करंट चाहिए होता है, फिर हमारा मार्क आता है, इसलिए हमेशा वो अपीयर नहीं होते। एक तो वो इसके लिए इंसुलेटर होना चाहिए, कंडक्टर पे अपीयर नहीं होते। सेकंड, बहुत हाई वोल्टेज और करंट होना चाहिए। अगर वोल्टेज और करंट कम होंगे तो परमानेंट मार्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल, लाइटिंग स्ट्राइक ऑन ट्री, जिसमें वोल्टेज 10 की पावर 8 वोल्ट तक हो, तब फ्रैक्चर पैटर्न बर्न होता है इनटू द वुड। फिर वुड के अंदर वुड बर्न होगा लेकिन उसमें पैटर्न भी हमें नजर आ जाएगा। की पॉइंट देखते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न। एक फ्रैक्चरल स्ट्रक्चर बनता है फ्रॉम द डिस्चार्ज, कैसे चीज डिस्चार्ज हुई है। मटेरियल डिपेंडेंसी है कि इसके लिए अगर आपको पैटर्न चाहिए, आपके ट्रेसेस देखना चाहते हैं, तो इसके लिए इंसुलेटर होना चाहिए। कंडक्टर पे ये नहीं बनता क्योंकि कंडक्टर एनर्जी को डेसिपेट कर देते हैं। सेकंड, हाई वोल्टेज और हाई करंट चाहिए, तकरीबन 10 की पावर 8 वोल्ट या से ज़्यादा वोल्ट का हमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए। अदरवाइज कम डिस्चार्ज पे भी ये पैटर्न इतने ज़्यादा अपीयर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू लाइटिंग रॉड प्रोटेक्ट बिल्डिंग। लाइटिंग रॉड बिल्डिंग को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉइंटेड रॉड, और पॉइंटेड रॉड का रोल क्या है। की कंसेप्ट देखते हैं, डिस्चार्ज डेसिपेशन, जो कोरोना डिस्चार्ज होता है वो रिड्यूस हो जाता है लोकल फील्ड में। और प्रेफर पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, रॉड प्रोवाइड कर देते हैं, लो रेजिस्टेंस पाथ, रूट टू ग्राउंड, जिससे हमारा डैमेज कम से कम होता है। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लाइटिंग रॉड प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे भी लाइटिंग रॉड प्रोवाइड कर दी है। और जब ही लाइटिंग पड़ेगी तो वो लो रेजिस्टेंस पास ढूंढेगी जमीन पे जाने के लिए, तो वो बिल्डिंग पे गिरने के बजाय इस रॉड पे गिरेगी और रॉड से लो रेजिस्टेंस पास को फॉलो करते हुए वो ग्राउंड में चली जाएगी, जिससे हमारी बिल्डिंग्स बच जाएंगी। यानी लाइटिंग रॉड जो होती हैं वो टॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू बिल्डिंग या ट्री एरिया में, और वो मेटल के बने होते हैं जैसे एल्यूमिनियम या कॉपर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इस वजह से लाइटिंग सारी जमीन में ग्राउंड हो जाती है। व्हेन लाइटिंग स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रिक ट्रैवल डाउन इनटू द ग्राउंड, जब बिजली गिरती है तो ये ग्राउंड में ट्रैवल करती है, जिससे बिल्डिंग बच जाती है और सारी लाइटिंग जमीन में ग्राउंड हो जाती है। तो पॉइंटेड रॉड एनहेंस कर देती है कोरोना डिस्चार्ज को और न्यूट्रलाइज कर देती है नियर बाय चार्ज को। इफ स्ट्राइक अकर, रॉड कंडक्ट करते हैं करंट टू द ग्राउंड। पॉइंटेड डिजाइन मैक्सिमम ई एटिव प्रमोट कॉन्टिन्यूस कोरोना डिस्चार्ज। एग्जाम्पल, अगर हाइट हो 2 मीटर तो प्रोटेक्ट करेगा कोरोना रेडियस अबाउट 2h बिलो। कोरोना फैट दे देते हैं, ये प्रिवेंट कर देता है चार्ज बिल्डअप को। सेकंड, जोन ऑफ प्रोटेक्शन कोन बिलो द रॉड टिप के नीचे कोन बनती है और उसके कोन में तमाम चीजें सेव रहती हैं। तो ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे पास करंट आया है, जो हमारे पास लाइटिंग आई है, उसको सेफ डेसिपेशन, सेफ डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जा सके। क्वेश्चन 13 है, हाउ कैन लाइटिंग रॉड डिजाइन एंड प्लेसमेंट बी ऑप्टिमाइज फॉर बेटर प्रोटेक्शन। कैसे हम लाइटिंग रॉड डिजाइन को और प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारी ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन हो सके। तो ज्योमेट्री, शार्प पॉइंट्स होने चाहिए और एडुकेट हाइट होनी चाहिए। शार्प पॉइंट्स होने चाहिए और बिल्डिंग से तकरीबन ज्यादा हाइट पे लगा होना चाहिए, तब ये बिल्डिंग को बचा सकता है। नंबर 2, हाई कंडक्टिविटी, यानी कि ये कॉपर या एल्युमिनियम जो हम ये रॉड यूज कर रहे हैं, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि जितनी इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग आई है वो तमाम का तमाम ग्राउंड में डिस्चार्ज हो सके। तो अगर ये कॉपर या एल्युमिनियम की होगी तो बहुत इजीली ये करंट को डिस्चार्ज कर सकेगी टू द ग्राउंड। सोल्यूशन देखते हैं, टिप शार्पनेस, रेडियस लेस देन 1 mm होना चाहिए टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाइट, ये टॉलर रॉड होने चाहिए, प्रोटेक्ट करे लार्जर एरिया को, रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट। प्लेसमेंट, कवर ऑल पॉइंट्स, रूफ के एजेस, चिमनीज, तमाम पॉइंट्स को कवर करें। मल्टीपल रॉड लगाएं, एक बिल्डिंग अगर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है तो एक से ज्यादा रॉड लगाएं। एक रॉड यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें, कोई चिमनी है तो वहां भी रॉड लगा दें, एक से ज्यादा रॉड लगाएं, मल्टीपल रॉड लगाएं, ठीक है ना। ग्राउंडिंग, लो रेजिस्टेंस पास करें, रेजिस्टेंस 10 ओम से भी 10 ओमेगा 10 ओम से भी कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करें इसकी। और इसमें जो भी वायर है, कॉपर की, एल्युमिनियम की, कोई भी यूज कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए ताकि लाइटिंग बहुत इजीली जमीन में जा सके। की पॉइंट्स दे देते हैं, हाइट बहुत क्रिटिकल है फॉर कवरेज एरिया के लिए, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए, इससे कोरोना डिस्चार्ज एनहेंस हो जाता है। और गुड क्वालिटी की हमें वायर यूज़ करनी पड़े, कॉपर या एल्यूमिनियम, ये डिटरमाइन करेगी हमारी सेफ्टी ड्यूरिंग द स्ट्राइक। अब हम करेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन का सोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाउ चार्ज कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन गवर्न पार्टिकल बिहेवियर विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिफिकेशन को देते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है?
नेट चार्ज जो गेन होता है या लूज होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। लेट्स सपोज ये ए एटम अपना इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर देगा, जिसकी जैसे ए पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ऑक्सीडेशन होगी और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो नेट चार्ज गेन होगा, पॉजिटिव चार्ज गेन होगा बाय ए से और नेगेटिव चार्ज गेन होगा बाय बी से, या लूज होगा विया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज कंजर्वेशन है कि टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखिए टोटल चार्ज एक सिस्टम का, अगर लेट्स सपोज हमारा सिस्टम था तो इसका रिएक्शन से पहले भी टोटल चार्ज जीरो था, तो आइसोलेटेड सिस्टम था, तो रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज, देखिए इस पे -1 है, इस पे +1 है, तो टोटल चार्ज जो है इस पे भी जीरो है, तो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहता है। चार्ज की मेजरमेंट के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं Q इज इक्वल टू NE, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम चार्ज होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन का मैकेनिज्म। अगर हम फ्रिक्शन क्रिएट करें या रबिंग करें मटेरियल्स के दरमियान, जैसे ग्लास और सिल्क के दरमियान हम रब कर दें, तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जो ग्लास है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है और वो पॉजिटिव बन जाता है, सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है और वो नेगेटिव बन जाता है। अज्यूम कर लें कि ये हमारा ए हमारा ग्लास था और बी हमारा सिल्क था, इनकी हमने रबिंग की, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बी जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। तो ग्लास में इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ग्लास पे बाद में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड प्रोसेस है कंडक्शन, कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर दें, चार्ज रॉड टच कर दे किसी मेटल को, तो मेटल को जैसे वो टच करेगा तो चार्ज रॉड का जो चार्ज है उसका हाफ पोर्शन जो है, काफ़ी पोर्शन वो मेटल को ट्रांसफर हो जाएगा। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में तफसील से पढ़ के काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, कि जब एक चार्ज रॉड को किसी न्यूट्रल स्फीयर के करीब लाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होती है, जिससे अगर लेट्स सपोज के इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा स्फीयर के अपने फ्रंट एंड पे, और अपोजिट चार्ज चला जाएगा दूसरे एंड पे। अपोजिट चार्ज को हम ग्राउंड कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम रॉड को उधर रखते हुए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ग्राउंड में चला गया, अब इस रॉड को मूव कर देंगे तो पूरे का पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो काइंडली इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में देख लीजिएगा। तो इंडक्शन से भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है विदाउट कॉन्टैक्ट, बगैर कॉन्टैक्ट के हम चार्ज पे क्रिएट कर सकते हैं। और ग्राउंड किया जाता है कंडक्टर को नियर चार्ज रॉड के अपोजिट साइड को हम ग्राउंड करते हैं। चार्ज कंजर्वेशन में क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो जितना इनिशियल चार्ज होगा उतना ही रिएक्शन के बाद या रबिंग के बाद फाइनल चार्ज भी इतना ही होगा। चार्ज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलिएशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये दोनों निगेट होंगे तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में है तो पहले इनका नेट चार्ज जीरो था, +1 -1 जीरो ले आएगा, और ये 2 गैमा प्रोड्यूस करेंगे और गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, तो आफ्टर एनिलिएशन भी इस पर नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट है चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन में कि ऑल चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। जितने भी चार्जेज है वो तमाम के तमाम इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ई के, या क्यू होगा वो जो एन ई के, और जो मिनिमम चार्ज है वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और बाकी जितने भी चार्ज है इसी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। जैसे प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E +1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E, तो तमाम चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ई के। ये है कैसे हम चार्ज पैदा कर सकते हैं। चार्ज पैदा करने का मतलब है कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। सोलर से, विंड से, बायोगैस से, हाइड्रल से, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पैदा कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल देनी है हमने। तो रियल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन होगी, जैसे COMOS ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होल की मूवमेंट को क्वांटाइज किया जाता है और बाइनरी लॉजिक या 0 1 0 1 की लॉजिक क्रिएट की जाती है, जिससे हमारे तमाम बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ऑपरेट होती हैं। फिर चार्ज कपल डिवाइस है, CCDS होते हैं, ये फोटोन डिटेक्शन करते हैं विया इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये हमारी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन। इसके अलावा चार्ज पैदा किसे किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है, उसके लिए हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, सोलर से, विंड से, बायोगैस से, हाइड्रल से, और उस इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। कुकिंग में, डोमेस्टिक में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जा सकता है, हम वाटर पंप चला सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सी जगह पर यूज़ किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आल्टर करते हैं नेट चार्ज। कंजर्वेशन ये फंडामेंटल सिमेट्री है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है एनर्जी की तरह। और क्वांटाइजेशन डिस्क्रीट चार्ज पैकेट्स अनेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब करें कि हाउ ऑब्जेक्ट गेन चार्ज, कैसे ऑब्जेक्ट चार्ज गेन करते हैं
through triboelectric effect or their behavior when contacting conductors. की कंसेप्ट में देखेंगे कि मटेरियल डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, और कंडक्टर बिहेवियर क्या है, चार्ज मोबल होते हैं, मूवेबल होते हैं, मोबिलिटी, और इक्वी पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे होते हैं। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, जब भी हम किसी दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं, उससे जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत किसी भी एटम की कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है। जैसे रबर को अगर फर के साथ रब किया जाए तो रबर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है तो वो फर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, और चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज हाउ रेडिली अ न्यूट्रल एटम गेन इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी न्यूट्रल एटम कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल, जब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अफिनिटी मीन्स होती है अट्रैक्शन, किसी भी एटम की सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और वो नेगेटिव आयन यानी एनायन में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, रब करने पे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। जब भी हम दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं, ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, ए की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, तो हमने ज्यूम किया कि बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, तो इन दोनों को रब करेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इस होल वैल्यू पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेट नेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पे होल पे ऐसा पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह हम इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। सेकेंड स्टेप है कॉन्टैक्ट विद कंडक्टर्स, कि हम कंडक्टर को आपस में कॉन्टैक्ट कर दें, उन्हें मिला दें। इनिशियल स्पेयर था Q1 और Q2, दोनों को हमने मिला दिया, एक पे चार्ज था एक पे इलेक्ट्रो चार्ज नहीं था, तो मिला दिया तो दोनों पे Q1 प्लस Q2/2 चार्ज आ जाएगा। लेट्स सपोज एक स्पेयर था, इस पे था पॉजिटिव 5 चार्ज, एक दूसरा स्पेयर था, इस पे हम ले लेते हैं लेट्स सपोज पॉजिटिव 1 चार्ज। जब इन दोनों को कॉन्टैक्ट कर देंगे तो कॉन्टैक्ट होने के बाद इस पे भी प्लस 3 चार्ज आ जाएगा और इस पे भी प्लस 3 चार्ज आ जाएगा। अगर इस पे 5 चार्ज होता और ये न्यूट्रल होता तो दोनों पे 2.5 चार्ज आ जाता। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चार्ज PVC पाइप जब टच करेगा न्यूट्रल स्फेयर को तो दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर बिहेवियर देखते हैं पोस्ट कॉन्टैक्ट, कंडक्टर चार्ज हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा टू द सरफेसेस, तो कंडक्टर पे चार्ज स्प्रेड हो जाता है टू द सरफेसेस और एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। इंसुलेटर में चार्ज लोकलाइज रहता है तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो की पॉइंट्स में है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज प्रेडिक्ट करता है चार्ज की पोलैरिटी, और कंडक्टर कॉन्टैक्ट है रैपिड चार्ज शेयरिंग, कोलम रिपल्शन पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल अब इस पे पॉजिटिव प्लस था और पॉजिटिव 1 था, हमने दोनों को कॉन्टैक्ट कर दिया, दोनों पे पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अब दोनों पे पॉजिटिव 3 है तो इसमें कोलम दोनों पे सेम चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करके दूर चले जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, कंपेयर करें कंडक्टर और इंसुलेटर को एटॉमिक लेवल पर और फोकस करें ऑन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रैक्टिकल यूजेस। की कॉन्सेप्ट देते हैं डी लोकलाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे, और लोकलाइज इलेक्ट्रॉन विद लार्ज बैंड गैप, जिनका बैंड गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है। देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती हैं, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई गैप नहीं होता, तो बैंड गैप कंडक्टर में बिल्कुल नहीं होता, जबकि इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल यूज में देखते हैं कंडक्टर वायर्स की लो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है, और कंडक्टर में कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज को स्टोर करते हैं। इंसुलेटर में कि केबल की इंसुलेशन शेथिंग के लिए यूज होता है, ये प्रिवेंट करते हैं लीकेज, और सर्किट बोर्ड में ये आइसोलेट करते हैं कंपोनेंट्स को। यहाँ पे आप कंडक्टर और इंसुलेटर्स की एग्जांपल भी देख सकते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का सी होता है जिससे करंट फ्लो करता है, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ये ब्लॉक कर देते हैं एनर्जी ट्रांसफर को, इसलिए कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि सेफ्टी रहे, ताकि प्रिसीजन रहे। मजीद कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस देखते हैं, ऐसे मटेरियल जो अलाउ करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी उसमें से गुजर जाए, उसमें से पास हो जाए, ऐसे मटेरियल जिसमें से एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है, और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को या एनर्जी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते उसको हम कह देते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर की मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं करती। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रीली एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी
हाई, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। वेयर एज उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि उसके अंदर वीक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है ना। कंडक्टर में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई थी, और इंसुलेटर में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। वेयर एज इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और वैलेंस बैंड तकरीबन एम्प्टी होता है, तमाम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। लेकिन इंसुलेटर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और इसका वैलेंस बैंड ऑक्यूपाई होता है, और ये फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं ये कंडक्टर हैं। इंसुलेटर में जितने भी नॉन मेटल देख लें, रबर, वुड, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ये हमारे इंसुलेटर हैं। मजीद यहाँ पे आप कंडक्टर्स ग्रेफाइट, वाटर, मेटल्स, गोल्ड, कॉपर देख सकते हैं एग्जांपल में। इंसुलेटर में ग्लास, प्लास्टिक, सिरेमिक, रबर, पेपर, फैब्रिक, वुड, वूल, कॉक, ये हमारी इंसुलेटर की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 4 है, अवेल्यूएट करें चार्जिंग मेथड जिसमें फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन है, और देयर एफिशिएंसी इन डिफरेंट मटेरियल। एफिशिएंसी मीन कि चार्ज ट्रांसफर वर्सेस एनर्जी इनपुट, कितनी हमने फ्रिक्शन क्रिएट की है और कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अगर कम एनर्जी से ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी दें और चार्ज बहुत कम ट्रांसफर हो तो हमारी एफिशिएंसी कम है। दूसरा, मटेरियल डिपेंडेंस, कंडक्टर और इंसुलेटर का हम यहाँ कंपैरिजन देखेंगे। मेथड का कंपैरिजन देखते हैं। फ्रिक्शन, इसकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है, 1 to 10% होती है, ये इंसुलेटर के लिए बेस्ट है। और इसकी लिमिटेशन ये है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी पे डिपेंड करते हैं। कंडक्शन की एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, 80 से 90% चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, और ये बेस्ट होता है फॉर कंडक्टर, लेकिन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि इसको आपस में कॉन्टैक्ट करें। इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की एफिशिएंसी होती है तकरीबन 50%, ये भी बेस्ट है फॉर कंडक्टर, लेकिन इसके लिए अपोजिट साइड की ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि इंडक्शन में अपोजिट साइड को ग्राउंड करना पड़ता है। एप्लीकेशन देखते हैं। फ्रिक्शन की एप्लीकेशन है वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो हाई वोल्टेज होते हैं। कंडक्शन की एग्जांपल है बैटरी चार्जिंग, और इंडक्शन में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग, जिसमें इंड्यूस चार्ज इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मली एडहेसिव हो, यूनिफॉर्मली पेन डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फार्मूलाज का होता है पेन ड्रॉपलेट चार्ज का Q इज इक्वल टू CV। की पॉइंट दे लेते हैं। फ्रिक्शन सिंपल है बट इनएफिशिएंट है, और इंडक्शन कॉन्टैक्ट लेस है, और ये इंडस्ट्रियल प्रिसीशन के लिए यूज होती है। लॉ क्वेश्चन 5 है, डिजाइन करें एक ऐसा प्रोसीजर कि टू चार्ज मेटल सरफेयर को विया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हमने दो मेटल सरफेयर को चार्ज करना है, और डिस्कस करें रियल वर्ल्ड यूजेस। तो प्रोसीजर देते हैं। ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड नियर, तो हम एक नेगेटिव चार्ज रॉड को किसी स्फेयर ए के करीब लेके आए हैं। स्फेयर ए को सेकंड साइड से हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इस पे जब नेगेटिव चार्ज रॉड को लेके आएंगे तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज ग्राउंड करने से ज़मीन में चला जाएगा, और नेट इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब ग्राउंडिंग हम रिमूव करेंगे तो रॉड पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर स्पेयर ए को नियर लेके जाएं स्पेयर बी के। अब देखिए स्पेयर ए था, इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज था, इसको स्पेयर बी के करीब लेके जाएंगे। जो स्फेयर बी पहले तो न्यूट्रल था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई है, और इसकी साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर स्फेयर बी को भी हम यहाँ से ग्राउंडिंग कर दिया हाथ लगा के, तो सारा पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया है। अब स्फेयर बी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया, जिस स्फेयर बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्फेयर को नेगेटिवली चार्ज स्कोर करने के लिए हम इसी प्रोसेस उल्टा भी कर सकते थे। यहाँ नेगेटिव रॉड की जगह हम यहाँ पॉजिटिव रॉड ले आते, उसी प्रोसेस को रिपीट करते तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। रियल वर्ड यूज देखते हैं। इंडस्ट्रियल पेंटिंग में इंड्यूस चार्ज ऑन कार बॉडीज इंश्योर करता है यूनिफॉर्म पेंट एडहेसिव। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स में पाउडर कोटिंग पिल्ड फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज, हमारी पिल्स होती हैं उनके ऊपर पाउडर की कोटिंग की जाती है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से की जाती हैं। की पॉइंट है अनेबल करता है कॉन्टैक्टलेस और कंट्रोल करता है चार्जिंग को। एप्लीकेशन में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। चार्जिंग और इंडक्शन आप यहाँ भी देख सकते हैं। चार्जिंग और इंडक्शन का आप ये भी प्रोसेस देख सकते हैं। दो स्फेयर थे, इंसुलेटर स्टैंड पर तो कोई चार्ज नहीं था, दोनों कॉन्टैक्ट पे थे, तो हम उससे करीब पॉजिटिव रॉड लेके आए। पॉजिटिव रॉड लेके आने की वजह से उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई। इस स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके अपोजिट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम इसको रिमूव कर लेंगे और इस रॉड को भी रिमूव कर देंगे, तो ये स्फेयर हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा स्फेयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये भी एक प्रोसेस है दो स्फेयर को अपोजिटली चार्ज करने का। लॉन्ग क्वेश्चन 6 है, एनालाइज करें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एंड हाउ फील्ड लाइन विजुलाइज इंटेंसिटी विद एप्लीकेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे फील्ड लाइन डायरेक्ट की डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, और ये परपेंडिकुलर टू दो होती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के, जिसमें गॉस लॉ या फर्स्ट में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्यू ई ओवर ई नॉट के इक्वल है। इस लेवल पे गॉस लॉ छोड़ सकते हैं। फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी देते हैं पॉइंट चार्ज, ये रेडियल लाइन होती हैं, डेंसर होती हैं नियर द चार्ज,
चार्ज के करीब ये देखें, ये जो फील्ड लाइन की चार्ज के करीब ये डेंसर होती है न्यूक्लियर चार्ज, और चार्ज से जितना हम दूर जाते जाते हैं इनकी डेंसिटी कम होती जाती है। सेकंड डायपोल, ये लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं, ये देखें ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ जाती हैं और ये कर्व पैटर्न बनाती हैं। पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट में यूनिफॉर्म लाइंस होती हैं, कांस्टेंट डेंसिटी होती है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म लाइंस होती हैं, कांस्टेंट डेंसिटी होती है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द पैरेलल प्लेट। साइड पे थोड़ा सा बेल्जिंग ट्रेंड आता है, लेकिन साइड ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। एप्लीकेशन में ये कैपेसिटर में यूज होते हैं, इसमें फील्ड स्ट्रेंथ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज ओवर डिस्टेंस के, और एनर्जी बराबर होती है यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम के। शील्डिंग में एप्लीकेशन होती है फैराडे केज, जिसकी एप्लीकेशन है कि फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाती है ऑन द सरफेस, और किसी भी फैराडे केज या किसी भी मेटल स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है। तो हमने फील्ड लाइन की विजुलाइज देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। फिर एप्लीकेशन में देखा कैपेसिटर्स के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होती है और एनर्जी स्टोर करते हैं। फिर हम शील्डिंग देखा कि कैसे फैराडे केज ब्लॉक कर देता है एक्सटर्नल फील्ड को। फैराडे केज को मजीद समझने के लिए आप एमसीक्यू नंबर 8 को भी स्टडी कर सकते हैं। एक हमारा कन्वीनियंट वे होती है कि रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इज़ टू यूज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन आर लाइन दैट इंडिकेट द पाथ ऑफ टेस्ट पॉइंट वो फॉलो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। को टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज कौन सा पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ को, उस लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और ये टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस है यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिनेट भी होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टर्मिनेट भी होती हैं। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कितनी है वो इसकी स्ट्रेंथ बताएंगे, और इसकी स्ट्रेंथ या डेंसिटी चार्ज के करीब बहुत ज़्यादा होती है। चार्ज से जितना दूर जाते जाते हैं उतनी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ एन इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट चार्ज। कि कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप कैसे चार्ज को डिटेक्ट करती है, और सुगेस्ट करें इम्प्रूवमेंट फॉर डिटेक्टिंग वीकर चार्ज। कि वीकर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट सुगेस्ट करें। की कंसेप्ट देखेंगे, लीव की डिवर्जेंस देखेंगे विया कॉलम रिपल्शन, और फिर सेंसिटिविटी देखेंगे जो लिमिटेड होती है बाय लीव मैथ, लीव के मैथ से भी और फ्रिक्शन से। वर्किंग प्रिंसिपल देते हैं, चार्ज फ्लो करता है टू लीव्स और लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से डिवर्जेंस एंगल इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लीव्स पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस लीव पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस लीव पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी रिपल्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लीव हैं, इस यहाँ पे एक लीव मूव कर रहा था, यहाँ पे दोनों लीव मूव कर रहे हैं। जितना ज़्यादा चार्ज होगा दोनों एक जैसे चार्ज होंगे। ये नेगेटिव रॉड लाए थे तो इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ से पॉजिटिव, बल्ब से पॉजिटिव और लीव से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रिपल्शन ज़्यादा होगी। इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम लीव्स लाइटर लीव्स हैं जिनका मैथ और वेट कम हो, गोल्ड कोटेड माइलर लीव्स कहते हैं, बहुत ही लाइटर लीव्स हैं, गोल्ड कोटेड हैं, इसका मैथ बहुत ही कम होगा। मैथ को बहुत ही कम होगा तो डिफ्लेक्शन का जो थीटा होगा वो बहुत ही हाई होगा। तो लीव का मैथ जितना कम होगा उनका डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लीव लाइटर लीव यूज़ करेंगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, हैवियर व्हील यूज़ करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगी। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, मॉसफेट सेंसर लगा सकते हैं जो कन्वर्ट करेगा चार्ज को वोल्टेज में। थर्ड में हम शील्डिंग कर सकते हैं जिससे हम उसको इंक्लोज कर सकते हैं ग्राउंडेड मेटल केस से। जितनी भी एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल नॉइस होंगी वो ब्लॉक हो जाएगी। जब इसे मेटल केस में इंक्लोज कर देंगे तो एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल नॉइसेस ब्लॉक हो जाएंगी, और इसकी डिफ्लेक्शन प्योरली इस चार्ज की डिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इसका खत्म हो जाएगा। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए हम मेटल को में इनक्लोज कर देंगे, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एक्सटर्नल फैक्टर इस पे इफेक्ट नहीं करेंगे। तो की पॉइंट्स होंगे कि हम मैथ को मिनिमाइज कर दें जिससे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और अनेबल कर दें माइक्रो चार्ज डिटेक्शन, मॉसफेट यूज़ कर सकते हैं, शील्डिंग कर सकते हैं जिससे बहुत कम चार्ज भी फिर डिटेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, एनालाइज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपेटर को, फोटोकॉपियर को, और प्रपोज करें वेज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। तो की कंसेप्ट होंगे, चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लेट्स की तरफ, और फोटोकॉपियर में फोटो कंडक्टिव ड्रम होगा और ट्यूनर
ट्रांसफर होगा, इन टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पेरिसिपिटेटर। गैस आयनाइज हो जाएगी बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से गैस आ रही है, इसको यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आयोनाइज कर देगी। तो पार्टिकल चार्ज विया बम्बार्डमेंट, इसे बम्बार्डमेंट से या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हम चार्ज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये कलेक्ट होंगे अपोजिटली चार्ज प्लेट। उसके बाद हमने अपोजिटली चार्ज प्लेट्स यहाँ लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे नेगेटिवली चार्ज किया है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स लगा दी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इनको नेगेटिव चार्ज दे रहे थे विया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या बम्बार्डमेंट, जिससे सारे गैस पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गए। फिर हमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स लगाई हुई हैं। इन पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और नीचे हॉपर में डिपॉजिट हो जाएंगे और हमारी क्लीन गैस ऊपर चली जाएगी। ये एफिशिएंसी का फार्मूला। फिर फोटोकॉपी लेते हैं। ड्रम हम चार्ज करेंगे यूनिफॉर्मली। फोटोकॉपी में ड्रम को यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे। लाइट डिस्चार्ज एक्सपोज एरिया, जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ेगी वो एरिया डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी तमाम एरिया पे चार्ज रहेगा। चार्ज उस जगह पे रहेगा जहाँ पे हमने लिमिट थी, हमारी इमेज थी, लेटेंट इमेज थी, वहाँ पे चार्ज रहेगा जो ब्लैक कलर का पेज था। तो टूनर चार्ज अडहेयर्स टू इमेज। लेट्स सपोज हमने ड्रम को अगर पॉजिटिवली चार्ज किया था, ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज किया था, तो जो हमारा टूनर है उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे। ये नेगेटिव टूनर और पॉजिटिव ड्रम पे जो इमेज का पॉजिटिव चार्ज है वो अडहेयर हो जाएंगे और वो और फिर उसको बाद में हम पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे। इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, पेरिस्पेटर में हम पल्स पावर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा एनर्जी की एफिशिएंसी 30% तक कम हो जाएगी। नैनो फाइबर प्लेट यूज कर सकते हैं, उसे इंक्रीज हो जाएगा कलेक्शन एरिया। और फोटोकॉपियर में हम फेरोफ्लूइड ट्यूनर यूज कर सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रिसाइज मैग्नेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो पेरिस्पेटर बहुत जरूरी है एयर की क्वालिटी को साफ करने के लिए। फोटोकॉपियर यूज होता है डॉक्यूमेंट की रेप्लिकेशन के लिए और पल्सिस सिस्टम एनर्जी वेस्टेज को कम कर देता है। क्वेश्चन 9 है, इन्वेस्टिगेट करें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को, ये कैसे होता है, और सुगेस्ट करें सेफ्टी मेजर फॉर हाई वोल्टेज एनवायरमेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन 9 में इन्वेस्टिगेट करेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिसमें हम ब्रेकडाउन देखेंगे आयनाइजेशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, ग्रेटर है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की, तो तब आयनाइजेशन हो जाती है। इसमें एवलेंस इफेक्ट है, माइनस इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट करता है आयनाइजेशन पे, जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। अब हम इसे वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है फ्रॉम द कैथोड, जिसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे रबर, ग्लास और सम प्लास्टिक, ये टिपिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो वो रीच कर जाते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन को भी पुल्ड फ्रॉम द एटम और उससे करंट भी फ्लो करना शुरू हो जाता है। गैसेस बहुत ही जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में वो गैस को आयनाइज हो जाती है, कैन आयनाइज गैस एटम, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, क्रिएटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज आयन। दिस प्रोसेस अलाउ टू गैस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है और उसे ट्रिगर होता है एवलांच इफेक्ट, वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद अदर एटम कॉज फर्दर आयनाइजेशन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं और फर्दर आयनाइजेशन करते हैं। सेफ्टी मेजर्स में हम ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं, इसको राउंड एजेस कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी और आयनाइजेशन कम हो जाएगी। मटेरियल हाई डाइलेक्ट्रिक वाले मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, जैसे है कि एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट सेंसर जो डिटेक्ट करेंगे कोरोना डिस्चार्ज को। ब्रेकडाउन में रैपिड आयनाइजेशन होती है, स्पार्क होता है, आर्किंग होती है। स्मूथ सरफेस डिजाइन करें, रूबस्ट इंसुलेशन लगाएं और उसकी मॉनिटरिंग करें। अर्ली डिटेक्शन से हम फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। विजुअल एग्जांपल में हमारे पास है कोरोना चार्ज लिटनबर्ग फिगर्स, कैसे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है। ये इसलिए होता है बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल कंडक्टर के गिर्द आयनाइज हो जाते हैं और कॉजिंग अ लोकलाइज ब्रेकडाउन, लोकलाइज ब्रेकडाउन कह देते हैं। इस इफेक्ट को आप पावर लाइंस के इर्द गिर्द थंडरस्टॉर्म के दौरान आप देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन करें लाइटिंग प्रोडक्शन को और कैसे लाइटिंग रॉड काम करते हैं, और प्रपोज करें एडिशनल सेफ्टी मेजर्स को फॉर लाइटिंग प्रोन एरियाज में। इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्लाउड ग्राउंड डिस्चार्ज सिस्टम, दूसरा क्रिएट अपवर्ड लीडर विया कोरोना डिस्चार्ज। पहले लाइटनिंग होती कैसे है, चार्ज सेपरेशन इन क्लाउड, क्लाउड में चार्ज सेपरेट होता है क्योंकि उनकी कोलिजन होती है आपस में एटम्स की। स्टीपर लीडर प्रोपोगेट्स डाउनवर्ड, वो चार्ज प्रोपोगेट करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। रिटर्न स्ट्रोक व्हेन कनेक्ट टू द अर्थ, और जब अर्थ से कनेक्ट होता है तो स्ट्रोक में रिटर्न आता है। लाइटनिंग रॉड कैसे काम करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि लाइटनिंग जनरेट कैसे होती है। लाइटनिंग एक पावरफुल रिलीज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो अकर होती है क्लाउड में जब एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स या वोल्केनिक ऐश आपस में कोलाइड करती है।
उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपस में सेपरेट हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है वो राइज टू द टॉप ऑफ द क्लाउड, और नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंक होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। ये क्रिएट करता है कंडक्टिव प्लाज्मा एज अ क्लाउड बिकम मोर चार्ज। इस कंडक्टिव प्लाज्मा की वजह से क्लाउड और भी ज़्यादा चार्ज होता है। असेस इलेक्ट्रॉन एट क्लाउड बेस। अब क्लाउड्स की बेस पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्राउंड की तरफ ट्रैवल करते हैं जिग-जैग पैटर्न में, और उस जिग-जैग पैटर्न को जो क्लाउड से ट्रैवल करते हैं उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। नेगेटिव चार्ज एट द क्लाउड बॉटम इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्रिएट करता है पोलराइज इफेक्ट नियर बाय एयर मॉलिक्यूल आयनाइज एंड राइज, जिससे बनता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमर। जब स्ट्रीमर कनेक्ट होता है स्टेप लीडर से, कंप्लीट पाथ स्टेब्लिश हो जाता है, तो रिजल्ट में लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जिसमें नेगेटिव चार्ज मूव करता है ग्राउंड की तरफ। लाइटनिंग डॉट का फंक्शन देखते हैं। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी टिप पे, टिप का एरिया बहुत कम होगा, शार्प पॉइंट होगा। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे एयर आयनाइज होगी, एयर आयनाइज हो जाएगी तो एक यहाँ पे प्लाज्मा चैनल बनेगा। ये प्लाज्मा चैनल लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइटनिंग जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो लाइटनिंग बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएगी बल्कि लाइटनिंग रॉड की तरफ जाएगी, और यहाँ पे जब इसकी तरफ आएगी तो यहाँ पे हमने सेफ पाथ दिया हुआ है, तो सेफ पाथ टू द ग्राउंड। फिर प्रोटेक्शन दूर, ये है कोन ऑफ द रेडियस विच इज इक्वल टू हाइट। जितनी इसकी हाइट है इस रेडियस के इक्वल इसका, रेडियस के इक्वल इसका एक प्रोटेक्शन जोन होगा। वहां पे कोई भी लाइटिंग आ रही होगी तो वो अट्रैक्ट होके इसकी तरफ चली जाएगी। ये हमारे पास है प्रोटेक्शन जोन। एडिशनल सेफ्टी मेजर में सर्च प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं करंट को फ्रॉम द अप्लायंसेज, फिर स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं, कंक्रीट रिवर्ड ग्रिड यूज कर सकते हैं, और फ्राइडे केज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अर्ली वार्निंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर यूज कर सकते हैं, जो डिटेक्ट करेगा लीडर फॉर्मेशन पे कि कहाँ लाइटिंग होने वाली है। की पॉइंट्स में हाई एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होगा, रॉड में इंटरसेप्ट करेगा और सेफ्टी चैनल प्रोवाइड करेगा करंट को। ये लाइटिंग रॉड सेफ्टी चैनल प्रोवाइड करेगा करंट को। और थर्ड है फ्राइडे केज, प्रोटेक्ट करेगा एंटायर स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे इसका फ्राइडे केज डिजाइन भी बना सकते हैं, जिससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा प्रोटेक्ट रहेगा। इसमें साथ में बुक का ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, और साथ में अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 1, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो है 30 माइक्रोकूलम। तो चार्ज लिख लेते हैं डाटा में 30 माइक्रोकूलम, और जैसे मालूम है कि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो हमारा डाटा आ जाएगा 30 × 10 रेज़ पावर -6 कूलम। इस प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस की है। द फोर्स ऑन इट इज 0.6 न्यूटन, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है 0.6 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालनी है एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज। और जैसे मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स हमें दी गई है 0.6 न्यूटन, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और चार्ज की वैल्यू है 30 × 10 रेज़ पावर -6 कूलम, इसमें पुट कर देंगे। इसको हम 30 को हमने सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट किया, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 20,000 न्यूटन पर कॉलम, तो फोर्स का यूनिट था हमारे पास न्यूटन और चार्ज का यूनिट था कॉलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कॉलम। इसे हम साइंटिफिक रोटेशन में कन्वर्ट करें तो 2.0 × 10 रेज़ पावर 4 न्यूटन पर कॉलम हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द चार्ज। हमने फोर्स निकालनी है, तो चार्ज पे कितनी फोर्स एक्ट होगी, जिसमें चार्ज 1 हमें दिया हुआ है -1 × 10 रेज़ पावर -6 कॉलम इन द फील्ड स्ट्रेंथ, और फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी गई है E1, वो दी गई है 1.7 × 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर कॉलम, और ये राइट में एक्ट कर रही है। व्हेन द फील्ड स्ट्रेंथ इज डबल, अगर फील्ड स्ट्रेंथ को हम डबल कर दें तो अब डबल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो E2 आ जाएगा 3.4 × 10 रेज़ पावर 5 न्यूटन पर कॉलम, और ये भी राइट एक्ट करेगी। हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ +1.0 × 10 रेज़ पावर -6 कॉलम, तो ये डबल फील्ड +1.0 × 10 रेज़ पावर -6 कॉलम पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी। फार्मूला हम यूज करेंगे F = QE मैग्नीट्यूड के लिए, और डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव Q सेम एज E, नेगेटिव Q होगा तो अपोजिट टू द E। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करेंगे। मैग्नीट्यूड F1 जो है वो है 1.0 × 10 रेज़ पावर -6 और 1.7 × 10 रेज़ पावर +5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.7 न्यूटन फोर्स। क्योंकि हमारा फार्मूला था F = QE, तो Q1 की वैल्यू थी -1.0 × 10 रेज़ पावर -6, और E की वैल्यू थी 1.7 × 10 रेज़ पावर 5। ये हम दे सकते हैं 1.7 × 10 रेज़ पावर 5, और Q था 1.0 × 10 रेज़ पावर -6।
इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो आ जाएगा 1.0 × 10⁻⁻6 और 1.7 × 10⁻5। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1.7 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए चार्ज के साथ माइनस था, जब हम चार्ज के साथ यहाँ माइनस लगाएंगे तो हमारा यहाँ भी माइनस आएगा। तो माइनस साइन शो कर रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी राइट और यहाँ हमारा आंसर आ रहा है माइनस में, तो इसका मतलब है फोर्स अपोजिट टू अ फील्ड होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ एक्ट कर रही थी तो फोर्स हमारी लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगी। तो नेगेटिव चार्ज -1.0 जो है नेगेटिव चार्ज ये शो कर रहा है हमें कि फोर्स होगी अपोजिट टू द फील्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ माइनस डालने से यहाँ भी माइनस आ जाएगा, जिससे हमारी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी। फील्ड पॉजिटिव मीन्स राइट और फील्ड नेगेटिव मीन्स अपोजिट टू द फील्ड यानी कि लेफ्ट। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, दोबारा फार्मूला लगाएंगे F = QE। तो F2 हमारे पास है पॉजिटिव 1.0 10⁻⁻6 F = QE। F = QE, तो Q हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव 1 माइक्रो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब डबल हो गई है, पहले थी 1.7 अब है 3.4। तो यहाँ पे E की वैल्यू हो गई है 3.4 × 10⁻5 और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.4 न्यूटन। अब क्योंकि फील्ड भी पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव फील्ड शो कर रही है राइट को और हमारा आंसर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड द राइट। क्योंकि दोनों का पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव का आंसर है राइट। तो हमारा आंसर होगा कि पहली फोर्स F1 1.7 न्यूटन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट और F2 फोर्स 3.4 न्यूटन होगी टुवर्ड्स राइट। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ कि हम लिख लेते हैं कि Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक, डेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 0.5 न्यूटन। तो डाटा में हम लिख लेते हैं कि फोर्स हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं 0.5 न्यूटन और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 2.0 न्यूटन पर कूलम। हमारा फार्मूला होता है Q होता है वो F/E के बराबर होता है, चार्ज होता है वो F/E के बराबर होता है। F = QE का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो चार्ज हो गया F/E। फोर्स हमें दी गई है 0.5 न्यूटन, E की वैल्यू हमें दी गई है 20 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 2.0 न्यूटन पर कूलम। तो 0.5 को 2.0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा 0.25 कूलम। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4, अ स्मॉल चार्ज जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम। तो चार्ज हमें दिया गया स्मॉल चार्ज जिसकी वैल्यू 3 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह हम लिख देंगे 10⁻⁻6 कूलम। प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस की है जिसकी वैल्यू है 1.5 न्यूटन पर कूलम। तो कैलकुलेट करें फोर्स ऑन अ चार्ज, तो चार्ज पे कितनी फोर्स होगी। जैसे हम दोबारा फार्मूला यूज करते हैं F = QE, फोर्स निकालने के लिए F = QE। Q हमें दिया गया है 3 × 10⁻⁻6 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है 1.5 न्यूटन पर कूलम। हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। -6 की जगह हम डाल सकते हैं माइक्रो, तो आंसर आ गया 4.5 माइक्रो न्यूटन फोर्स। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5 है कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है जिसका फार्मूला होता है F/Q। जब एक इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और फोर्स की वैल्यू दी हुई है हमें 0.01 न्यूटन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मैग्नीट्यूड चार्ज लेंगे तो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये आ जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फोर्स निकालना है तो सॉरी हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसका फार्मूला है फोर्स/Q। तो फोर्स हमें दी गई है 0.01 न्यूटन और Q की वैल्यू है हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। सिंपली हम इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। 0.01 को हमने कर दिया 10⁻⁻2, इसको ऊपर लेकर हमने सिंपली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का 6.25 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। हमारा लास्ट 6th न्यूमेरिकल है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फोर्स इक्वल होती है QE के ऑन द इलेक्ट्रॉन रिलीज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रिलीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम। अब दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये हमें ज़बानी आना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है कुछ में गिवन नहीं होता, वो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी दी जाती है। तो हम लगाएंगे F = QE। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमें दी गई है 20 न्यूटन पर कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 रेज पावर 18 न्यूटन, और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।